मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C141 छिपा हुआ शीर्षक। अध्याय 141 छिपा हुआ शीर्षक। मेडुसा की मुस्कान बहुत आकर्षक और मोहक थी, लेकिन जियोमिंग का इस मार्मिक दृश्य की सराहना करने का कोई इरादा नहीं था। मेडुसा के शब्दों के अर्थ ने जियाओमिंग के चेहरे को ठंडा कर दिया और उसने अपने स्वर में थोड़ी सी भी उतार चढ़ाव के बिना कहा, रानी मेडुसा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? रेत के धतूरे के बदले में सांप आत्मा का पवित्र फल तुम्हारे लिए हानिकारक से ज्यादा फायदेमंद है। ये तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है और तुम अभी भी मुझे सांप लोगों की जनजाति में कैद करना चाहती हो। हे, आप यह नहीं कह सकते कि मैं आपको कैद कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि आप गोली को परिष्कृत करने में हमारी मदद करें। चिंता न करें, हमारी मदद करने के बाद हम स्वाभाविक रूप से आपको जाने देंगे। इसके अलावा हम गोली के अवयवों का भी ध्यान रखेंगे। अगर मैं सहमत न हूं तो क्या होगा? असहमत? मेडुसा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ग्रैंड कमांडर, जो उसकी सीट से कुछ ही दूरी पर था, ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया और कहा, सहमत होना ही तुम्हारा एकमात्र विकल्प है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एकमात्र डू किंग बनकर यहाँ से निकल सकती हो? ऐसा कहने के बाद ग्रैंड कमांडर खड़ा हुआ और अपनी सांप की पूंछ को हिलाकर वह एक काली छाया में बदल गया और जियाओमिंग की ओर बढ़ गया। ग्रैंड कमांडर की हरकत देखकर यू मेई स्थिर नहीं रह सकी। जियाओमिंग को उसके द्वारा पवित्र शहर में लाया गया था। वह नहीं चाहती थी कि यहाँ जियाओमिंग को कुछ हो, इसलिए वह तुरंत खड़ी हो गई और ग्रैंड कमांडर को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेडुसा, जो कि एमेथिस्ट सिंहासन के शीर्ष पर थी, ने उसे केवल हल्के से देखा, जिसके कारण उसने तुरंत अपनी हरकतें रोक दी। रानी मेडुसा का आशय स्पष्ट था। उन्होंने यू मेई से कहा कि वह ग्रैंड कमांडर के काम में हस्तक्षेप न करें। यू मेई अभी भी जियाओमिंग का बहुत सम्मान करती थी। उसने उसे अन्य मानव शक्तियों की तुलना में एक अलग एहसास दिया था जो उसने पहले देखा था, और वह सबसे सुंदर व्यक्ति भी था जिसे उसने कभी देखा था। यही कारण था कि वह अभी अभी खड़ी हुई थी, लेकिन मेडुसा के आदेश के तहत, हालांकि उसके दिल में कुछ अनिच्छा थी, वह केवल असहाय होकर देख सकती थी क्योंकि ग्रैंड कमांडर जियोमिंग को हरा रहा था। आखिरकार वह और जियाओमिंग आज ही मिले थे, और चाहे वह उसके बारे में कितना भी ऊंचा विचार रखती हो, वह रानी मेडुसा के आदेशों की अवहेलना नहीं करेगी। मैं महारानी के फैसले को नहीं बदल सकती, मुझे बस उम्मीद है कि ग्रैंड कमांडर उस पर ज्यादा प्रहार नहीं करेंगे। यू मेई ने अपने दिल में हल्की सी आह भरी। गंजे ग्रैंड कमांडर को अपनी ओर उड़ते हुए देखकर जियोमिंग ने ठंडी सांस ली और अपने हाथ को सांप आत्मा के पवित्र फल को अपनी भंडारण अंगूठी में डालने के लिए आगे बढ़ाया। जियोमिंग ने जब ये कार्य पूरा किया तो ग्रैंड कमांडर पहले ही उसके सामने आ चुका था। जियोमिंग के सुस्पष्ट और सुंदर चेहरे को देखते हुए ग्रैंड कमांडर के मुंह के कोने ने एक भयावह चाप खींचा, क्योंकि उसने अपना दाहिना हाथ जकड़ा और उसकी ओर मुक्का मारा, और एक पल में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। साले, तेरी गंदी सूरत मुझे बहुत दिनों से पसंद नहीं आई, देखते हैं इस बार तू मरता है या नहीं। जैसी कि उम्मीद थी, उसकी मुट्ठी ने जियाओमिंग को मारा, जो नीचे बैठा था, लेकिन उसने कोई खुशी नहीं दिखाई। जब उसने देखा कि उसकी मुट्ठी ने जियाओमिंग के सिर को कुचल दिया है, जिससे उसकी सीट धूल में बदल गई है, तो उसका चेहरा असामान्य रूप से बदसूरत हो गया था। क्या यह अत्यधिक गति से छोड़ा गया प्रतिबिंब था? ये बदबूदार बच्चा बस एक डू किंग है, वह इतना तेज कैसे हो सकता है? अपने सामने धीरे धीरे विलुप्त होते जियाओमिंग को देखते हुए, इससे पहले कि ग्रैंड कमांडर चारों ओर देख पाता और यह पता लगा पाता कि जियाओमिंग कहाँ है, उसने अपने सिर के पीछे से तेज हवा आती हुई महसूस की। अगर तुम तेज हो तो क्या हुआ? अगर तुम सिर्फ अपनी रफ्तार से मुझसे लड़ने की सोच रहे हो तो ये सिर्फ एक सपना है। एक ठंडी खर्राट के साथ ग्रैंड कमांडर ने अपनी पूंछ को घुमाया और उसकी पूंछ से सांप के तराजू का एक घना टुकड़ा निकला, जो ठंडी ऊर्जा के साथ मिश्रित हरे डूक्यूई से चमक रहा था। सांप की पूंछ उस जगह पर जमकर टकराई जहां से तेज हवा आ रही थी। धमाका! जिस क्षण वे संपर्क में आए, एक धीमी और धीमी ध्वनि गूंजी और एक भयानक ऊर्जा तरंग भयंकर रूप से फैल गई, जिससे जियोमिंग और गंजा ग्रैंड कमांडर दोनों को त्वरित क्रम में कई कदम पीछे हटना पड़ा। जियोमिंग को देखते हुए, जो बिना किसी नुकसान के ग्रैंड कमांडर पर हमला कर रहा था, मेडुसा और यू मेई ने अपनी निगाहों में थोड़ा आश्चर्य दिखाया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जियोमिंग वास्तव में अपने भौतिक शरीर में ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकता है, जो उन डू सम्राट से बदतर नहीं था जो शरीर प्रशिक्षण में विशेषज्ञ थे। जियाओमिंग से टकराने के कारण अपनी पूंछ में हल्की झुनझुनी महसूस करते हुए ग्रैंड कमांडर की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, जो जल्दी ही गायब हो गई।
उसने देखा कि वह जियाओ मिंग को घूर रहा था जो उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में कुछ कौशल होंगे। मैंने वास्तव में तुम्हें कमा का था, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक सकते हो। ऐसा कहने के बाद ग्रैंड कमांडर फिर से जियाओ मिंग के पास पहुंचा। मेडुसा को देखने के बाद, जो नीलम सिंहासन के शीर्ष पर शांत थी, और फिर ग्रैंड कमांडर को जो उसका पीछा कर रहा था, जियो मिंग की आंखों में ठंडक और अधिक भारी हो गई। ऐसा लगता है कि शांतिपूर्ण समाधान काम नहीं करेगा। उस स्थिति में, मैं इस तथ्य का लाभ उठाने जा रहा हूं कि मेडुसा ने अभी तक इस कमीने 7 लोगों के कमांडर को सबक सिखाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है जो अपनी गान से बातें कर रहा है। जियाओ मिंग पिछले कुछ समय से ग्रैंड कमांडर के साथ रह रहा था। उसने देखा कि वह पहले ही पल से उसके प्रति द्वेष से भरा हुआ था, जैसे कि उसने उससे पैसे उधार लिए हों और उसे वापस नहीं चुकाया हो। ग्रैंड कमांडर को सबक सिखाने के इरादे से जियो मिंग की पीठ कांप उठी और ग्रेट हॉल में चांदी की बिजली चमक उठी, जैसे ही उसने भयानक गति से ग्रैंड कमांडर के हमले को चकमा दिया और बाहर उड़ गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? ग्रैंड कमांडर, जिसने हमले को रोक दिया था, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था, और उसकी पीठ भी कंपन कर रही थी क्योंकि उसकी पीठ पर हरे रंग के पंख दिखाई दे रहे थे। मैं देखता हूं कि तुम कहां भाग सकते हो। ये कहने के बाद ग्रैंड कमांडर एक काली छाया की तरह ग्रेट हॉल से बाहर उड़ गया। जैसे ही वह ग्रेट हॉल से बाहर निकला, ग्रैंड कमांडर को एहसास हुआ कि जियो मिंग दूर भाग नहीं रहा था जैसा उसने सोचा था, बल्कि हवा में उसका इंतजार कर रहा था। मानव, क्या तुम भागने वाले नहीं हो? भागो। हे, मुझे लगता है कि पहले तुम जैसे शोर मचाने वाले गंजे को सबक सिखाना चाहिए, जियो मिंग ने उदासीनता से कहा। ग्रैंड कमांडर उसके शब्दों पर गुस्से से मुस्कुराया। घमंडी। जैसे ही उसने ये कहा, उसके शरीर पर हरे रंग का डूक्यू लगभग 3 मीटर या उससे अधिक हिंसक रूप से ऊपर उठ गया, और फिर एक शक्तिशाली दबाव निकला। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक हरे रंग का विशालकाय हो। यह अहंकार है या नहीं, यह आपको बाद में पता चलेगा, गंजे ग्रैंड कमांडर को हल्के से देखते हुए जियो मिंग ने अपने दिल में उपहास करते हुए कहा। आकाश अग्नि के 3 रहस्यमय परिवर्तन, 10,000 जानवरों का रूपांतरण। जियाओ मिंग का हाथ तेजी से चला क्योंकि वह धीरे धीरे अपने दिल में शब्दों को दोहरा रहा था, और जब आखिरी शब्द गिरा तो उसके हाथ पर लगी मुहर अचानक जम गई, और जियाओ मिंग के शरीर से राजसी लाल लपटें भड़क उठी, जिसने उसे आग की लिपटों में घेर लिया। एक सेकंड बाद जियाओ मिंग के शरीर पर मौजूद आभा पूरी तरह से उसके शरीर में सिमट गई, जिससे एक पल बाद उसकी आभा एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी जिसने पृथ्वी की बेड़ियां तोड़ दी थी। जियो मिंग के शरीर से ज्वलंत लाल दुखी हुई फूट पड़ी और आकाश को भेदती हुई फैल गई। गर्म लपटों के कारण उसके चारों ओर पवित्र शहर का तापमान तेजी से बढ़ गया। इस समय जियाओ मिंग की आभा पहले से ही डू राजा के स्तर को पार कर गई थी, और जब स्पष्ट रूप से मापा गया तो ये कम से कम 4 सितारा डू सम्राट के बराबर थी। ग्रेट हॉल के प्रवेश द्वार पर मेडुसा ने आकाश में जियाओ मिंग को देखा और मन ही मन सोचा, उसके पास सचमुच एक स्वर्गीय ज्वाला है। इससे पहले रानी मेडुसा बहुत आश्चर्यचकित थी कि जियाओ मिंग के शरीर के अंदर अग्नि गुण डू क्यों इतना मजबूत था। एक साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क सर्किटरी के साथ ये सोचना स्वाभाविक रूप से कठिन था कि जियाओ मिंग के पास एक स्वर्गीय ज्वाला थी। हालांकि मेडुसा पिछले कुछ दिनों में इस बात को लेकर उलझी हुई थी कि डू पूर्वज तक चढ़ने के लिए जनजाति की गुप्त विधि का उपयोग किया जाए या नहीं, और इस गुप्त विधि के लिए स्वर्गीय ज्वाला की आवश्यकता होगी। इसलिए पहली बात जो मेडुसा ने समझी वह ये थी कि जियो मिंग के शरीर में अग्निगुण किसी प्रकार की ज्वाला के कारण इतना प्रबल था, और यह ज्वाला संभवतः एक स्वर्गीय ज्वाला थी। यही कारण था कि उसने जियाओ मिंग को पहले ही रुकने के लिए मजबूर कर दिया था, ताकि वह आगे बढ़ने के लिए उकसा सके, और उसके आश्चर्य के लिए वह वास्तव में सही थी। बेशक उसे रुकने के लिए मजबूर करना सिर्फ ये जांचने के लिए नहीं था कि क्या उसके पास स्वर्गीय ज्वाला है, बल्कि दूसरे पक्ष को वास्तव में रुकने के लिए मजबूर करना था। सर्प जनजाति की गुप्त विधि अत्यंत जोखिमपूर्ण थी, और अब जबकि उसे ऐसी गोली मिल गई थी जो उन जोखिमों से बचाती थी, तो स्वाभाविक रूप से वह ऐसी विधि का उपयोग करना चाहती थी जो जोखिमपूर्ण न हो। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 7वीं श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने वाले लोग दुर्लभ थे, और वे ऐसे अस्तित्व थे जिनके साथ सर्प जनजाति छेड़छाड़ नहीं कर सकती थी। अगर जियाओ मिंग भाग गई तो वह इस गोली को परिष्कृत करने के लिए किसे ढूंढेगी। जियो मिंग के पास न केवल एक स्वर्गीय ज्वाला थी, बल्कि वह भविष्य में 7वें स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने में भी सक्षम होगा। इन सब के साथ रानी मेडुसा का जियाओ मिंग को छोड़ने का इरादा और भी कम था,
और अगर जियाओ मिंग गोली को परिष्कृत करने में विफल रही तो वह अभी भी विकसित होने के लिए दूसरे पक्ष से स्वर्गीय ज्वाला उधार ले सकती थी। संक्षेप में, रानी मेडुसा दोनों ही चाहती थी। हालांकि जियाओ मिंग को रुकने के लिए मजबूर करने का कदम जियानान अकादमी को नाराज कर सकता है। हालांकि जियानान अकादमी टैगर रेगिस्तान से इतनी दूर थी कि जब तक उन्हें पता चला कि जियाओ मिंग लंबे समय से दिखाई नहीं दी थी, तब तक वह शायद बहुत समय पहले ही डू पूर्वज के पास पहुंच चुकी होगी। जब वह डू एंसेस्टर में आगे बढ़ी तो उसे जियानान अकादमी से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। भले ही वह आगे बढ़ने में असफल रही, लेकिन रानी मेडुसा को डरने की कोई बात नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यद्यपि रानी मेडुसा का इरादा जियाओ मिंग को सर्प जनजाति में रखने का था, लेकिन उसका उसके साथ बुरा व्यवहार करने का इरादा नहीं था। जब तक जियानान अकादमी उसे खोजने आएगी, सर्प जनजाति उसे जाने देगी और उचित मुआवजा देगी। यद्यपि कुछ जोखिम थे, लेकिन वे डू पूर्वज और उसके कबीले के टैगर रेगिस्तान के कठोर वातावरण से बाहर निकलने के अवसर की तुलना में नगण्य थे। कोई नहीं जानता था कि रानी मेडुसा क्या सोच रही थी, और ऊपर जियाओ मिंग और ग्रैंड कमांडर की राजसी आभा सांप लोगों की जाति के पूरे पवित्र शहर में फैल गई, जिसने शहर में हर किसी का ध्यान आकर्षित किया। वह ग्रैंड कमांडर है, वह एक इंसान से मुकाबला कर रहा है। क्या हो रहा है? एक इंसान पवित्र शहर में कैसे प्रवेश कर सकता है? मुझे पता है, इस मानव को कमांडर यू मेई द्वारा लाया गया लगता है। मनुष्य पापी, चालाक और घृणित व्यक्ति है। ग्रैंड कमांडर अच्छा काम कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि वह उसे सबक सिखाएगा। हे। हालांकि जियाओ मिंग की आभा बहुत राजसी थी और वह पहली नज़र में एक विशेषज्ञ था। हालांकि उन नाग लोगों को जरा भी चिंता नहीं थी और उन्हें अपने गंजे ग्रैंड कमांडर की ताकत पर पूरा भरोसा था। यह उचित था कि सर्प जनजाति के लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। वर्तमान में पवित्र शहर ने अपने स्वयं के सर्प जाति से 2 डू सम्राटों और 2 डू राजाओं को इकट्ठा किया था। दोनों ही डू सम्राट उच्च सितारा थे और मेडुसा भी डू सम्राट के शिखर पर थी। इस ताकत के साथ उन्हें और किस बात की चिंता थी, जब दूसरा पक्ष तो केवल एक व्यक्ति था। इसलिए उनके चेहरों पर जियाओ मिंग के आने वाले दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य को लेकर केवल खुशी थी। बेशक जियाओ मिंग का दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य उनके अपने भ्रम से अधिक कुछ नहीं था। मैं सोच रहा था कि आपको इतना आत्मविश्वास किस चीज से मिला, तो पता चला कि यह गुप्त तकनीक ही थी जो थोड़े समय के लिए आपकी ताकत बढ़ा सकती थी। हरे रंग का डूक्यू गंजे ग्रैंड कमांडर के शरीर के चारों ओर एक पदार्थ में संघनित हो गया। जैसे ही उसने जियो मिंग को देखा, जिसकी ताकत काफी बढ़ गई थी, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। थोड़े समय के लिए ताकत बढ़ाने की इस तरह की गुप्त तकनीक वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी, और नाग जनजाति के पास भी इस तरह की गुप्त तकनीक थी। हालांकि इस तरह की गुप्त तकनीक आमतौर पर लंबे समय तक नहीं चलती थी। इसके अलावा गुप्त तकनीक का उपयोग करने के बाद भी दूसरे पक्ष की आभा अभी भी उसकी तरह मजबूत नहीं थी। तो क्या बस इतना ही था? क्या सिर्फ इसी बात पर वह उसे सबक सिखाने की योजना बना रहा था? क्या मजाक है? धमाका! सभी जारी लपटों को अपने शरीर में वापस खींचने और अपनी आभा को थोड़ा और बढ़ाने के बाद, और अपने शरीर के अंदर शक्ति का उछाल महसूस करने के बाद, जियो मिंग ने जवाबी कार्रवाई में एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसकी पीठ के पीछे उसके चांदी के पंख हिल गए और केवल प्रकाश की एक किरण दिखाई दी, और अगले ही पल वह ग्रैंड कमांडर के सिर के ऊपर दिखाई दिया। उसका दाहिना पैर लाल लपटों से भर गया क्योंकि उसने ग्रैंड कमांडर की ओर जमकर लात मारी। लानत है, ये गति वास्तव में ये पहले से दोगुनी तेज है। ग्रैंड कमांडर जियाओ मिंग की गति से हैरान था। उसने झट से अपने हाथ ऊपर उठाकर जियाओ मिंग के हमले का विरोध किया और धमाका! हजारों सांप लोगों की निगाहों के सामने ग्रैंड कमांडर को जियाओ मिंग ने आसमान से जमीन पर फेंक दिया, जिससे रेत और धूल के ढेर उड़ गए। ये दृश्य देखकर नाग लोग चुप हो गए। यह उनकी कल्पना से इतना भिन्न क्यों था? ग्रेट हॉल के प्रवेश द्वार पर रानी मेडुसा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास थोड़ी ताकत है, लेकिन फिर भी तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। जियो मिंग ये भी जानता था कि इस तरह के हमले से दूसरे पक्ष को हल्की चोटें ही लगेंगी, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए यह अभी भी काफी नहीं था। जियाओ मिंग की हथेली की एक लहर के साथ उसके हाथ में एक छोटी लाल ऊर्जा तलवार दिखाई दी। एक यादृच्छिक तकनीक के साथ उसने छोटी तलवार को आकाश में स्थापित किया और एक पल में आकाश छोटी लाल तलवारों से ढक गया। जियाओ मिंग हाई डी डू तकनीक 4 नरक तलवार गठन का उपयोग कर रहा था। तुम शापित मानव मैल, तुम पहले अपनी ताकत छुपा रहे थे।
और इस समय एक चिल्लाहट गूंजी और ग्रैंड कमांडर फिर से आसमान के ऊपर दिखाई दिया, लेकिन इस समय ग्रैंड कमांडर में पहले जैसी शांति नहीं थी। उसकी भुजाएं पूरी तरह से काली हो गई थी और कई काले शब्द गिर गए थे। ग्रैंड कमांडर इस समय वास्तव में परेशान था। ज़ियाओ मिंग के हमले की ताकत अभी ग्रेट हॉल में होने की समय की तुलना में एक स्तर अधिक थी, और उसकी गति भी। यही कारण था कि वह आश्चर्यचकित हो गया और अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके शरीर को घेरने वाली लपटें भी बहुत भयानक थीं और आसानी से उसकी इन कोल्डू क्यूई को तितर-बितर कर सकती थीं। इस समय नुकसान झेलने के बाद ग्रैंड कमांडर अब इतना लापरवाह नहीं था, और अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ उसकी आभा अचानक अधिक तीव्र हो गई। उसके पैर की उंगलियों ने हल्के से शून्य को टैप किया, जिससे उसका शरीर 10 मीटर से अधिक ऊपर उठ गया। उसके हाथों ने बिजली की गति से मुहरें बनाई और एक धीमी चीख निकली, सांप कौशल 10,000 सांप का काटना। जैसे ही आवाज गिरी, हरे रंग की ऊर्जा से बने हजारों सांप आकाश में दिखाई दिए, और उसकी हथेली के नर्म आंदोलन के साथ सांप बिजली की तरह ज़ियाओ मिंग की ओर बढ़ गए। पर्यवेक्षकों के दृष्टिकोण से ये हरे सांपों की घनी बारिश की तरह लग रहा था। तुच्छ चाल। इस तरह के बिखरे हुए ऊर्जा हमले को केवल ज़ियाओ मिंग के स्तर के किसी व्यक्ति के लिए एक उपद्रव माना जा सकता है। इससे नुकसान पहुंचाना असंभव था। इस तरह का हमला करने में ग्रैंड कमांडर का किसी तरह का धोखा होना चाहिए। हालांकि ज़ियाओ मिंग ने परवाह नहीं की। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ उसने पहले जो छोटी लाल तलवारें छोड़ी थी, उनसे हरे सांपों को नष्ट करना शुरू कर दिया। ची ची। सभी की निगाहों के सामने छोटी लाल तलवारें हरे सांपों से टकरा गईं, जिसके कारण हरे सांप छोटी लाल तलवारों को छूते ही वाष्पीकृत हो गए। ये कैसे संभव है? ग्रैंड कमांडर के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। कुछ भी असंभव नहीं है। तुम मेरी स्वर्गीय ज्वाला से बनी तलवारों की तुलना अपने छोटे छोटे सांपों से कैसे करोगे, जिन्हें तुमने साधारण डूक्यूई से बनाया है? साधारण डूक्यूई तो स्वर्गीय ज्वाला के सामने कचरा है। जियो मिंग मिंग ने अपना सिर हिलाया और बिना हिले उसने अपने हाथ में एक छोटी तलवार जारी की, जो तलवारों की धारा में विलीन हो गई। उस छोटी तलवार पर एक सफ़ेद धब्बा किसी के लिए भी नोटिस करना बेहद मुश्किल था। तलवारों की धारा के प्रहार से ग्रैंड कमांडर द्वारा छोड़े गए छोटे सांप जल्दी से गायब हो गए। केवल एक छोटा गहरा हरा सांप छोटी तलवारों की घेराबंदी का विरोध कर रहा था। मुझे पता था कि तुम्हारा गंजा सिर मेरे साथ कोई चाल चलने की सोच रहा था, हम्फ। हालांकि वह नहीं जानता था कि छोटे सांप का क्या उपयोग था। ज़ियाओ मिंग ने ठंडी सांस ली और उससे छुटकारा पाने का फैसला किया। ये देखकर कि छोटा हरा सांप अधिक समय तक टिक नहीं सकता, प्रधान सेनापति का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसने तुरंत उसे अपने हाथ में लेने के लिए एक मुहर बना ली। जब लाल तलवारें अपना लक्ष्य खो बैठीं, तो जियो मिंग की अभिव्यक्ति नहीं बदली और उसके हाथों ने एक मुहर बना ली। वे लाल तलवारें तुरंत जुड़ गईं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा उन तलवारों पर एकत्रित हो गई, जिससे वे सफलतापूर्वक जुड़ गईं। इस प्रकार 20 मीटर के आकार की एक लाल तलवार बनी, जो सभी की आंखों के सामने दिखाई दी। लाल तलवार पर लाल लपटें जल रही थीं और भयावह तापमान के कारण उसके चारों ओर का स्थान विकृत प्रतीत हो रहा था। एक क्षण भी रुके बिना जियो मिंग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और लाल विशाल तलवार ग्रैंड कमांडर की ओर उड़ गई। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। शीर्षक: वार्ता का टूटना। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C142 छिपा हुआ शीर्षक। अध्याय 142 छिपा हुआ शीर्षक। लाल तलवार के प्रहार से ग्रैंड कमांडर को भारी दमन का एहसास हुआ और लाल तलवार की लाल लपटों की गर्मी से उसके चेहरे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभर आईं। लाल तलवार की शक्ति भयावह थी, लेकिन ग्रैंड कमांडर बहुत भयभीत नहीं हुआ और एक ठंडी सांस लेने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़े छोटे हरे सांप को हवा में फेंक दिया। सांप आत्मा प्रकटीकरण। ग्रैंड कमांडर के बुदबुदाने पर उसकी हथेली की रोशनी अचानक चमक उठी और एक पल में कई मीटर आकार का हरा ऊर्जा का एक स्तंभ उसकी हथेली से बाहर निकल आया। जैसे ही हरे रंग की ऊर्जा का स्तंभ उसकी हथेली से बाहर निकला, वह हवा में उड़ रहे छोटे सांप के साथ लिपट गया और कुछ ही क्षणों में हरे रंग की ऊर्जा का एक विशाल गोला आकाश में प्रकट हो गया। जैसे ही ऊर्जा की यह विशाल गेंद प्रकट हुई, सर्प जनजाति के पवित्र शहर में एक भयंकर हवा उठी और गेंद से रक्त और हिंसा से भरी एक आभा निकली। जाओ,
इस चाल को देखकर जियोमिंग ने लाल विशाल तलवार को तुरंत ऊर्जा गेंद पर हमला करने में संकोच नहीं किया और पलक झपकते ही विशाल तलवार ऊर्जा गेंद से टकरा गई। धमाका! हवा में बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, जिससे कई कमजोर सर्प लोगों ने अपने कान ढक लिए। दोनों हमलों के बीच टकराव से ऊर्जा की एक बड़ी लहर फूट पड़ी। विशाल तलवार को देखते हुए, जो बहुत तेजी से ऊर्जा का उपभोग कर रही थी, जियाओमिंग ने भौहें सिकुड़ ली, लेकिन उसके दिल में उसने इस तरह से विशाल तलवार को भस्म करने का इरादा नहीं किया, क्योंकि इसका बाद में बहुत बड़ा उपयोग होगा। जैसे ही उसका मन हिला, उसके शरीर के चारों ओर दर्जनों लपटें प्रकट हुईं। जियोमिंग के हाथ तुरंत फिर से हिल गए और पलक झपकते ही लपटें आपस में विलीन हो गईं और उसके शरीर के सामने एक विशाल रंगीन मुहर दिखाई दी। सान्यान शून्य आत्मा मुहर। उसने अपने आप से फुसफुसाया और रंगीन मुहर को दोनों हथेलियों से ऊर्जा गेंद की ओर धकेल दिया। उसी समय विशाल तलवार रास्ते से हट गई। धमाका! फिर से गड़गड़ाहट की आवाज आई और आकाश आग की लपटों से भर गया। हरे रंग की ऊर्जा गेंद आग की एक गेंद से घिर गई और अंदर की गेंद स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ सेकंड बाद लपटें गायब हो गईं और ऊर्जा गेंद भी गायब हो गई। केवल छोटा हरा सांप रह गया, जिसे गंजे ग्रैंड कमांडर ने हवा में फेंक दिया था। क्या हुआ? नीचे बैठे सांप लोग हैरान थे। जैसे ही संदेह उत्पन्न हुआ, उन्होंने अचानक देखा कि छोटा सा सांप छटपटाने लगा था और कुछ ही क्षणों बाद वह 30 मीटर से अधिक लंबे हरे ऊर्जा वाले सांप में परिवर्तित हो गया था। फुसफुसाहट! जैसे ही हरा सांप प्रकट हुआ, पवित्र शहर में हवा के झोंके और भी तेज हो गए। नंगी आंखों से दिखाई देने वाले हवा के झोंके हरे सांप के चारों ओर तेजी से घूमने लगे और फुसफुसाहट की आवाज सांप लोगों की जनजाति के पवित्र शहर में गूंजने लगी। आसमान में हरे रंग की ऊर्जा से बने विशाल सांप को देखकर जियाओमिंग की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि सान्यान शून्य आत्मा सील के हमले के तहत ये सांप अभी भी इतनी शक्ति बनाए रख सकता है। ये सांप इस गंजे की आत्मा का साथी होगा। टीएस, ये थोड़ा परेशान करने वाला है। मैं ऐसे ही नहीं चल सकता, मैं इसे जल्दी से खत्म कर दूंगा, नहीं तो बाद में बचना मुश्किल हो जाएगा। आकर्षक मेडुसा को देखते हुए, जो उसे घूर रही थी, जियोमिंग ने धीरे से सांस छोड़ी और अपने हाथ में एक लाल तलवार ली, मूठ को जोर से पकड़ लिया। उसकी आभा अचानक तलवार की धार की तरह तेज हो गई। जियोमिंग शून्य में कदम रखा और उसका शरीर तुरंत विशाल सांप के सिर के ऊपर दिखाई दिया और उसी पल में उसने विशाल सांप के सिर को नीचे गिरा दिया, जिससे वह 10 मीटर से अधिक नीचे गिर गया। जियोमिंग को विशालकाय सांप पर हमला करते देख ग्रैंड कमांडर ने उपहास किया और विशालकाय सांप की मदद से जियोमिंग को घेरने के लिए आगे बढ़ना चाहा। लेकिन इससे पहले कि उसके पैर आगे बढ़ पाते, उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। विशाल लाल तलवार जो पहले ऊर्जा गेंद से टकराई थी, उसके चेहरे की ओर बढ़ रही थी। एक तीव्र गति से ग्रैंड कमांडर ने विशालकाय तलवार के हमले को बाल बाल बचा लिया, लेकिन तलवार को ढकने वाली लाल लपटों ने उसके शरीर से फैलती हरे रंग की धूखी के साथ संक्षिप्त संपर्क किया। यह शापित ज्वाला बहुत डरावनी है, ग्रैंड कमांडर ने खुद से गंभीरता से कहा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, उसने महसूस किया कि विशाल तलवार एक बार फिर उसकी दिशा में बढ़ रही थी। विशालकाय तलवार की गति उसके विशाल शरीर से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, बल्कि वह अत्यंत तेज थी। एक क्षण के लिए ग्रैंड कमांडर को विशाल तलवार से बाधा हुई। कुछ ही दूरी पर जियाओमिंग ने अपने हाथ में लाल तलवार पकड़ी हुई थी। तलवार के चारों ओर आग की लपटें थीं। जब उसने ग्रैंड कमांडर द्वारा बुलाए गए सांप की आत्मा को तब तक काटा जब तक कि वह एक भ्रामक रूप में परिवर्तित नहीं हो गई। ऐसा नहीं है कि सांप आत्मा को जियाओमिंग पर हमला करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन हर बार जब वह हमला करती थी तो जियाओमिंग की पीठ पर लगे चांदी के पंख कंपन करते थे, जिससे वह केवल एक प्रतिरूप पर ही हमला कर पाता था। ये देखकर कि सांप आत्मा के हमले असफल रहे और यह केवल जियाओमिंग के हाथों मारा गया, ग्रैंड कमांडर थोड़ा चिंतित था। अगर चीजें इसी तरह जारी रहीं तो उसका सांप आत्मा साथी निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यदि सर्प आत्मा गंभीर रूप से घायल हो जाती तो वह व्यक्ति जो सर्प आत्मा से आत्मा के संबंध से जुड़ा हुआ था, इससे बेहतर स्थिति में नहीं होता। क्रूर दृष्टि से देखते हुए ग्रैंड कमांडर ने सबसे पहले अपने रास्ते में खड़ी विशाल तलवार को खत्म करने की योजना बनाई। जैसे ही लाल तलवार उसके पास पहुंची, ग्रैंड कमांडर रुक गया और उसे चकमा देने की बजाय उसने अपने हाथों से एक मुहर बना दी, 10,000 सर्पों की दीवार। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, ग्रैंड कमांडर के सामने आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा बह गई और छोटे घने सांपों में विलीन हो गई। जैसे ही छोटे सांप दिखाई दिए,
उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के साथ लिपट गया और पलक झपकते ही ग्रैंड कमांडर के सामने छोटे हरे सांपों की एक दीवार दिखाई दी। लाल विशालकाय तलवार को सांपों की दीवार ने रोक दिया था और दीवार से ऊर्जा से बने सांप विशालकाय तलवार के हमलों के तहत गायब होते रहे, जबकि लाल विशालकाय तलवार, जिसने पहले बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग किया था, विभ्रामक होने लगी। लाल विशालकाय तलवार को मायावी बनते देख ग्रैंड कमांडर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका दाहिना हाथ वार करने के लिए तैयार था और जब सांपों की दीवार गायब हो गई तो उसने विशालकाय तलवार की ओर एक मुक्का भेजा। धमाका! इस प्रहार से विशाल तलवार अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। ये दृश्य देखकर ग्रैंड कमांडर के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी और बढ़ गई। ज़ियाओ मिंग को देखते हुए, जो बहुत दूर नहीं था, उसकी आंखें भयावह हो गईं। अब मैं अंततः उस मानव मैल को खत्म कर सकता हूँ। कुछ ही दूरी पर जियो मिंग, जो हिंसक रूप से विशालकाय सांप पर मुक्का मार रहा था, ने शोर सुना और टूटी हुई विशालकाय तलवार के सामने ग्रैंड कमांडर को देखा। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। तुमने बहुत समय ले लिया, अब जब तुमने मुझे मौका दिया है, आत्मा, उस गंजे को खत्म कर दो। उसके दिमाग की एक ही हरकत से टूटी हुई तलवार की बची हुई लाल ऊर्जा में छिपा एक छोटा सा सफेद धब्बा बिजली की गति से ग्रैंड कमांडर के माथे की ओर बढ़ा। यह क्या चीज है? ग्रैंड कमांडर, जो ज़ियाओ मिंग को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने वाला था, ने अचानक अपना चेहरा घुमाया और बिना समय गंवाए उसकी दाहिनी हथेली जल्दी से उस दिशा में उठी जिस दिशा में आत्मा जा रही थी, जबकि उसका शरीर सहज रूप से चकमा देने की कोशिश कर रहा था। वाह! ग्रैंड कमांडर के हाथ से निकली हरी डूखी हुई स्पिरिट के हमले का मुकाबला नहीं कर सकी। स्पिरिट ने ग्रैंड कमांडर की हथेली, फिर उसकी बांह, कोहनी और बांह को आसानी से भेद दिया। उसके बाद स्पिरिट उसके दाहिने कंधे से उसके शरीर से बाहर निकल गई। आहे! इस तरह के हमले से ग्रैंड कमांडर खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला पड़ा। उसे लगा कि उसके हाथ के अंदर का हिस्सा गूदे में बदल गया है। उसका दाहिना हाथ अपंग हो गया था और गोली के बिना वह 10 साल से ज्यादा ठीक नहीं हो सकता था, या फिर वह जीवन भर के लिए अपंग हो सकता था। इससे पहले कि वह क्रोध से काम पाता, ग्रैंड कमांडर ने महसूस किया कि वह एक विशाल छाया से ढका हुआ है। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, उसका चेहरा बदल गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और एक विशाल सफेद सांप ने ग्रैंड कमांडर को चारों ओर लपेट लिया। उलझे हुए ग्रैंड कमांडर का दाहिना हाथ पहले से ही अपंग था, इसलिए उसने लड़ने के लिए केवल अपने बाएं हाथ की ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन अगले ही पल प्रकाश की एक चांदी की किरण उसके सामने प्रकट हुई। ये जियो मिंग था जो इस समय प्रकट हुआ था। मानव कूड़ा! ग्रैंड कमांडर गुस्से में शाप देने वाला था। जियो मिंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और सीधे ग्रैंड कमांडर के मुंह पर प्रहार किया, जिससे मुंह आधा खुला और थोड़ा झुका हुआ रह गया। थप्पड़! गंजा ग्रैंड कमांडर वहीं खड़ा रहा, उसका जबड़ा खुला रह गया। किसी भी शापित इंसान ने अपने जीवन में कभी भी उसके चेहरे पर मुक्का मारने की हिम्मत नहीं की थी। ग्रैंड कमांडर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह फिर से गाली देने की कोशिश करने वाला था। मानव स्कू! थप्पड़! मानव एस! थप्पड़! आप! थप्पड़! ग्रैंड कमांडर को लगातार कई थप्पड़ मारते हुए और ये देखते हुए कि ग्रैंड कमांडर का बड़ा मुंह और भी टेढ़ा हो गया था, कुछ दांत गायब थे, साथ ही उसकी आंखें, जो सफेद होने लगी थी। जियो मिंग मुस्कुराया। फिर उसने रानी मेडुसा की ओर देखा, जो किसी समय उसके पास ही प्रकट हुई थी। रानी मेडुसा, आपके ग्रैंड कमांडर का मुंह उसकी ताकत से बड़ा क्यों था? नीचे पवित्र शहर के केंद्र में रहने वाले सर्प लोग सभी स्तब्ध थे और अविश्वास से उस ग्रैंड कमांडर को देख रहे थे जिसे पकड़ लिया गया था। ये कैसे संभव हो सकता है कि पलक झपकते ही ग्रैंड कमांडर को पकड़ लिया गया? यह महान सेनापति झूठा तो नहीं था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। शीर्षक: ग्रैंड कमांडर पराजित हुआ। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C143 डूक्यू को सील करना। अध्याय 143 डूक्यूई को सील करना। जमीन पर रहने वाले सर्प लोगों ने एक डू सम्राट की ताकत वाले गंजे ग्रैंड कमांडर के पकड़े जाने पर बहुत घबराहट दिखाई।
यही बात हवा में उड़ती रानी मेडुसा के लिए भी सत्य थी। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ मिंग ने अपने हमले में एक तुरुप का पत्ता छिपाया होगा, जैसा कि ग्रैंड कमांडर ने किया था। इसके कारण उन्होंने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की जब तक कि ग्रैंड कमांडर को पकड़ नहीं लिया गया, और यहाँ तक कि रानी मेडुसा, जो प्रतिक्रिया करने में सबसे तेज थी, केवल ग्रैंड कमांडर के थोड़ा करीब पहुंचने में कामयाब रही और उसे बचाने का समय नहीं मिला। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि रानी मेडुसा ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की, केवल इतना है कि जियो मिंग तेज था। ग्रैंड कमांडर को देखते हुए, जो विशालकाय सफेद सांप से घिरा हुआ था, अपनी आंखें घुमाते हुए और अपने दाहिने हाथ से खून बहाते हुए, रानी मेडुसा ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, मानव, यदि आप ग्रैंड कमांडर को छोड़ देते हैं तो मैं आपको जाने दूंगी। आप अपनी गुप्त तकनीक के साथ ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते हैं, है ना? यदि आप सैन्स धतूरा चाहते हैं तो हम इसे आपके लिए बदल सकते हैं। गंजी ग्रैंड कमांडर को बांधने के लिए आत्मा को एक पतला धागा बनाने के बाद जियो मिंग ने हंसते हुए कहा, हे, मेरी गुप्त तकनीक कितने समय तक चल सकती है? महामहिम मेडुसा को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका यह महान कमांडर जिंदा रहे तो सैन्स धतूरा तैयार करें और परसों मेइसनेक जनजाति के पास नखलिस्तान में मेरा इंतजार करें। वैसे, मुझे आशा है कि आप मुझ पर कहीं घात लगाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मुझे महाराज को किमियागर की आत्मा की शक्ति की याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है ना? ये कहने के बाद रानी मेडुसा के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना जियाओ मिंग ने अपने दाहिने हाथ से ग्रैंड कमांडर को पकड़ लिया और अपने चांदी के पंखों के एक झटके के साथ वह एक चांदी की रोशनी में बदल गया, जो दूरी में उड़ गया। शहर की दीवार के ऊपर सांप लोगों ने हमला करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि जियो मिंग ने ग्रैंड कमांडर को पकड़ रखा था, जबकि रानी मेडुसा ने थोड़ी देर तक उसका पीछा किया, लेकिन पाया कि जियो मिंग जल्दी से उसकी दृष्टि से गायब हो गया, जिससे रानी मेडुसा को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीछे हुआ शेख र और यू मेई, जिनके पास टूकिंग की ताकत थी, भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। महाराज, वह मानव कहाँ है? हुआ शेर ने सावधानी से पूछा। उसने रानी मेडुसा को भालू जैसे चेहरे से देखा और बीच हवा में रुक गई। वह भाग गया। वह बहुत तेज था। उसने किसी प्रकार की दूर तकनीक का अभ्यास किया होगा जिससे वह अपनी गति बढ़ा सके। हुआ शेर र को देखते हुए रानी मेडुसा ने गहरी आवाज में कहा, आह, हम ग्रैंड कमांडर के बारे में क्या करेंगे? हुआ शेर र का रंग बदसूरत हो गया। सांप लोगों के पास बहुत मजबूत लोग नहीं थे। केवल एक दर्जन डू राजा और डू सम्राट थे, और एक उच्च सितारा डू सम्राट के नुकसान को सांप लोगों के जनजाति के मूल को चोट पहुंचाने वाला कहा जा सकता था। हम और क्या कर सकते हैं? हम उसे ग्रैंड कमांडर के बदले में सैन्स धतूरा दे देंगे। रानी मेडुसा ने आह भरी और कुछ असहाय भाव से कहा। सच कहूं तो वह थोड़ा हैरान थी कि चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई थीं। सांप लोग आमतौर पर उसी स्तर पर मनुष्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे, और ग्रैंड कमांडर जियाओ मिंग से भी एक महान क्षेत्र ऊपर था, और फिर भी जियाओ मिंग ने उसे पकड़ लिया। रानी मेडुसा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह ये कहे कि ग्रैंड कमांडर बहुत बेकार था या ये कि दूसरा पक्ष बहुत मजबूत था। वह जानती थी कि यह कहना संभव नहीं था कि ग्रैंड कमांडर बहुत कमजोर था। उसने खुद ग्रैंड कमांडर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और जानती थी कि हालांकि ग्रैंड कमांडर की ताकत उसके जितनी अच्छी नहीं थी, वह अभी भी डू सम्राट के बीच एक शक्तिशाली व्यक्ति था, इसलिए वह केवल ये स्वीकार कर सकती थी कि जियो मिंग बहुत मजबूत था। हालांकि अगर उसने ग्रैंड कमांडर के लिए सैन्स धतूरा का आदान प्रदान किया तो ये स्पष्ट था कि उसे स्नैक स्पिरिट पवित्र फल नहीं मिलेगा। इसके साथ परिष्कृत गोली की तो बात ही छोड़िए। इस पर विचार करने के बाद रानी मेडुसा ने यू मेई से पूछा, इस मानव के बारे में उसके नाम और जियानान अकादमी से होने के अलावा आप और क्या जानकारी जानती हैं? मेडुसा का सवाल सुनकर यू मेई एक पल के लिए झिझकी और बोली, उसने कोई अन्य जानकारी नहीं बताई। हालांकि मेरा कबीला जियामा साम्राज्य की दिशा में है, और यह संभव है कि दूसरा पक्ष वहीं से हो। जियामा साम्राज्य से कोई? अगर यह सच है तो इस व्यक्ति के पास इतनी कम उम्र में ये ताकत है, उसे जियामा साम्राज्य में काफी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, क्यों नहीं? हुआ शेर र के पास एक साहसिक विचार था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रानी मेडुसा ने उसे बीच में रोक दिया। इसे भूल जाओ, जियामा साम्राज्य का आंतरिक वातावरण जटिल है, कई मजबूत लोग हैं, और दूसरा पक्ष एक छठे स्तर का किमियागर है जिसमें बहुत आकर्षण है। दूसरे पक्ष के क्षेत्र में परेशानी खोजने की कोशिश करना निश्चित रूप से परेशानी को आमंत्रित करना है। तो फिर क्या हमें उस जगह पर घात लगाना चाहिए जो दूसरी पार्टी ने कहा था? जब तक वह टाइगर रेगिस्तान में है,
हमारे पास कुछ गुप्त तकनीकें हैं जो हमारी सांस को बहुत अच्छी तरह से छिपा सकती हैं। भले ही दूसरी पार्टी एक कीमियागर हो, हमें पता लगाना मुश्किल होगा। हम ये जोखिम नहीं उठा सकते। चलो ग्रैंड कमांडर को वापस लाने के लिए जगह पर चलते हुए बात करते हैं। ओह, वैसे खजाने में जाओ और कुछ और जड़ी बूटियां ले आओ। चलो देखते हैं कि क्या हम उन्हें उस सांप आत्मा पवित्र फल के साथ बदल सकते हैं। मेडुसा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। समझ गया। ... गंजे महान कमांडर को लेकर और लंबे समय तक उड़ान भरने के बाद जियोमिंग की गति धीमी होने लगी जब तक कि वह रेगिस्तान के एक हिस्से में नहीं उतर गया। इस समय जियोमिंग की आभा थोड़ी कमजोर थी। ये स्काई फायर थरी मिस्टीरियस चेंज का उपयोग करने के बाद की अगली कड़ी थी। हालांकि जियोमिंग ने बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। उसने पहले उसके पीछे जांच की और सुनिश्चित किया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, फिर लापरवाही से गंजे महान कमांडर को जमीन पर फेंक दिया। गंजा ग्रैंड कमांडर जमीन पर फेंका गया, जिससे उसकी अपन भुजा टकरा गई और तीव्र दर्द के कारण वह जोर से चीखते हुए जाग गया। आह, चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। जियाओ मिंग की चेतावनी पर चीखना अचानक बंद हो गया। अपनी प्रतिक्रिया से शर्मिंदा प्रतीत होते हुए गंजी ग्रैंड कमांडर ने शर्म और अपमान से अपने सामने खड़े जियाओ मिंग को देखा। थप्पड़। जैसे ही वह पास आया, जियाओ मिंग ने उसे थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ इतना शक्तिशाली था कि यह सीधे गंजे ग्रैंड कमांडर के मस्तिष्क में जा लगा, जिससे चेहरे का बायां आधा हिस्सा जो हथेली के संपर्क में आया, सूज गया। थोड़ी देर बाद ग्रैंड कमांडर को आखिरकार होश आया और एक बार फिर उसने जियोमिंग को गुस्से से देखा। जियोमिंग ने फिर से अपना हाथ उठाया और उसे एक और थप्पड़ मारा। 2 मिनट की पुनरावृत्ति के बाद ग्रैंड कमांडर को अपने सामने कई जियोमिंग दिखाई देने लगे और अब उनकी अपनी शातिर निगाह दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। अपनी दुखती हथेली को रगड़ते हुए जियाओ मिंग ने खुद से कहा, इस ग्रैंड कमांडर का गाल सचमुच बहुत मोटा है, मार से मेरा हाथ थोड़ा दुख रहा है। जियो मिंग ने ग्रैंड कमांडर के चेहरे पर थप्पड़ केवल उसके पिछले अपमान का बदला लेने के लिए मारा था, इसलिए उसने केवल थोड़ी शारीरिक शक्ति का उपयोग किया, लेकिन उसके हाथ को कुछ दर्द महसूस कराने में सक्षम होने से ये भी पता चला कि गंजे ग्रैंड कमांडर का शरीर बुरा नहीं था। ग्रैंड कमांडर की ओर देखते हुए जो बटेर की तरह अपना सिर हिला रहा था, जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोली निकाली। एक कीमियागर के रूप में जियो मिंग की अंगूठी में कई क्यूई रिटर्न और घाव भरने वाली गोलियां थीं। बेशक उसका इरादा यही गोली ग्रैंड कमांडर को देने का नहीं था, बल्कि उसने इसे सीधे उसके मुंह में डाल दिया। यह महसूस करते हुए कि उसकी दुखी हुई ठीक हो रही है, जियो मिंग ने संतोष में सिर हिलाया। तभी उसकी आत्मशक्ति जागृत हुई और वह पास की कुछ गुफाओं की खोज करने लगा। 1 मिनट बाद जियो मिंग ने अपनी आंखें खोली और ग्रैंड कमांडर को अपने साथ लेते हुए गायब हो गया। अगली बार जब वह दिखाई दिया तो वह पहले से ही पास की एक गुफा में था। तीसरे स्थान वाले बिच्छू को गुफा से बाहर निकालने के बाद जियाओ मिंग ने ग्रैंड कमांडर को फिर से जमीन पर फेंक दिया, फिर एक साफ जगह ढूंढी, क्रॉस लेग करके बैठ गया और अपने दुखी हुई का उपयोग करके उसके घावों को ठीक किया। गुफा में सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। जमीन पर लेटे हुए ग्रैंड कमांडर ने जियो मिंग को देखा जो निश्चल था, लेकिन उसकी क्यूई धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसकी आंखें लगातार घूम रही थीं और वह अंदर से चिंतित था। इस इंसान के घाव ठीक हो रहे हैं, नहीं, मुझे यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना होगा। ग्रैंड कमांडर ने अपनी भुजाएं फैलाने की कोशिश की, उस आत्मा को खींचने की कोशिश की जो उसे घेरे हुए थी। हालांकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, आत्मा हिली नहीं, बल्कि उसकी हरकत से उसके घाव में और अधिक दर्द हुआ और दर्द के कारण उसे ठंडा पसीना आ गया। ये देखकर कि वह अपने शरीर से आत्मा को नहीं हटा सकता, महासेनापति को दूसरा विचार सूझा, इसलिए उसने अपने शरीर को मोड़ना शुरू कर दिया और गुफा से बाहर रेंगने लगा। सांप लोगों के पास कई गुप्त तकनीकें थीं, जिनमें से एक ये थी कि वे अपने संपर्क में आने वाले सांपों के साथ अपनी स्थिति का आदान प्रदान करने की क्षमता रखते थे, और टैगर रेगिस्तान में सांपों की प्रजातियों की कोई कमी नहीं थी। जब तक वह गुफा से बाहर निकलने में कामयाब रहे, वे आसानी से सांपों को ढूंढ सकते थे और भागने के लिए गुप्त तकनीक का उपयोग कर सकते थे। कीड़े की तरह रेंगने के बाद ग्रैंड कमांडर ने अपनी सारी ताकत खत्म कर दी थी, लेकिन वह अंततः गुफा से बाहर निकलने वाला था। अचानक जियाओ मिंग की आवाज उसके कानों में गूंजी, अगर मैं तुम होते तो ऐसा नहीं करता, गंजे, आप यहाँ कब आए? ग्रैंड कमांडर की हरकतें रुक गईं। जियो मिंग हल्के से हंसा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसके बजाय दूसरे पक्ष की पूंछ को गुफा की गहराई में खींच लिया। ग्रैंड कमांडर को जमीन पर फेंकते हुए
जियो मिंग के हाथ तेजी से चले और डूक्यूई उसके हाथों में पिघल गया, उन पर आग की लपटें तैरने लगी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि लापरवाही से काम मत करो, गंजा ग्रैंड कमांडर सख्त लहजे में चिल्लाया। जियो मिंग ने ठंडी सांस ली, जैसे ही उसके हाथ रुक गए और एक अजीब सी सील ग्रैंड कमांडर के शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही सील उसके शरीर में प्रविष्ट हुई, ग्रैंड कमांडर को अपने पूरे शरीर में एक अभूतपूर्व खालीपन का एहसास हुआ। मानव, तुमने वास्तव में मेरी डूक्यूई को सील कर दिया। ओह, तुम्हें बेईमान होने के लिए किसने कहा? ये गुप्त सीलिंग तकनीक मुझे मेरे गुरु ने सिखाई थी, जिसमें स्वर्गीय ज्वाला का एक निशान होता है। जब तक कि मैं व्यक्तिगत रूप से सील को हटा नहीं देता या तुम इसे पूर्ववत करने के लिए छठी स्तरीय गोली नहीं लेते, अन्यथा तुम अपने जीवन के बाकी समय के लिए केवल एक डू ग्रैंड मास्टर रहोगे, जियो मिंग ने हंसते हुए कहा। मेनू दिखाओ। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C-144 रॉक डेजर्ट सिटी की ओर वापसी। अध्याय 144 रॉक डेजर्ट सिटी की ओर वापसी। हे, चिंता मत करो, हालांकि मैं तुम्हारे लिए सील नहीं खोलूंगा, लेकिन सील खोलने के लिए तुम्हें छठी स्तरीय गोली मिल पाती है या नहीं, ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है। वास्तव में ग्रैंड कमांडर की मुहर को एक साधारण छठी स्तरीय गोली द्वारा नहीं हटाया जा सकता था, बल्कि इसके लिए एक कीमियागर के सहयोग की भी आवश्यकता थी जो कुशलता से स्वर्गीय ज्वाला को नियंत्रित कर सके, अन्यथा छठी स्तरीय गोली की औषधीय शक्ति केवल स्वर्गीय ज्वाला के निशान द्वारा भस्म हो जाएगी जिसे जियाओमिंग ने अपने शरीर पर छोड़ दिया था और फिर विस्फोट हो जाएगा। उस समय इस गंजे व्यक्ति का भाग्य स्पष्ट हो जाएगा जो वर्तमान में सिर्फ एक डू ग्रैंड मास्टर था। जियाओमिंग ने इसे जोर से नहीं कहा, कौन इतना मूर्ख होगा कि दुश्मन को इसे पूर्ववत करने की विधि बताए। ग्रैंड कमांडर उसके शब्दों से क्रोधित हो गया। स्नैक पीपल जनजाति के पास कोई कीमियागर नहीं था और टैगर रेगिस्तान के आसपास के मानव साम्राज्य सभी स्नैक पीपल जनजाति के दुश्मन थे। उसे छठी स्तरीय गोली कहाँ मिलेगी? क्या उसे वास्तव में जीवन भर डू ग्रैंड मास्टर बनना था? ये बात शक्तिशाली ग्रैंड कमांडर को अस्वीकार्य थी, जो क्रोध में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। घृणित मानव, मैं नीच हूँ। जियाओमिंग ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया। तुम जिन्होंने इसे शुरू किया था, वे ही नीच हो। वह किसी बुरी मंशा से नहीं आया था, फिर भी मेदुसा के लालच के कारण चीजें इस तरह खत्म हो गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस बार उन्हें कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ था, अन्यथा चीजें सिर्फ एक ग्रैंड कमांडर के साथ समाप्त नहीं होती। इस नासमझ ग्रैंड कमांडर से और कुछ कहने की जहमत उठाए बिना जियो मिंग को याद आया कि आत्मा अभी भी ग्रैंड कमांडर के शरीर से जुड़ी हुई थी। जियो मिंग के विचार को प्राप्त करते हुए ग्रैंड कमांडर को ढकने वाली आत्मा एक सफेद रोशनी में बदल गई और जियो मिंग की ओर उड़ गई। अंततः जियो मिंग के शरीर में गायब होने से पहले कई बार खुशी से उसके चारों ओर चक्कर लगाया। क्रोधित ग्रैंड कमांडर को देखते हुए जियो मिंग ने अपनी अंगूठी से जानवर की खाल का एक पट्टा निकाला और उसे कसकर बांध दिया। फिर उसने अपना मुंह भरने के लिए कुछ ढूंढा, तभी वह अपनी पुरानी स्थिति में पैर मोड़कर बैठ गया। ... एक दिन बाद दोपहर में मैं स्नैक जनजाति से 20 मील पश्चिम में एक छोटे से मरुद्यान में डूबते सूरज की चकाचौंध में मरुद्यान के उस पार का रेगिस्तान पीली रेत से भरा हुआ था। हजारों मील तक फैले लगातार लुढ़कते टीले जमी हुई लहरों की तरह ऊंचे नीचे डगमगा रहे थे। उनकी चिकनी रेखाएं उनके असाधारण आकर्षण, उनकी विशेष रूप से शानदार भव्यता को प्रकट कर रही थी। हालांकि रानी मेदुसा और यू मेई इस दृश्य की सराहना करने के मूड में नहीं थी, जिसकी वे जन्म से ही आदी थी। इस दृश्य को देखकर उन्हें अंतहीन घृणा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यू मेई ने एक बार फिर अपना सिर घुमाया और आसमान की ओर देखा, लेकिन जियाओमिंग का कोई पता नहीं था। महाराज, हम एक दिन से इंतजार कर रहे हैं और दूसरा दल अभी तक नहीं पहुंचा है, तो आप पहले मेई स्नैक जनजाति के पास क्यों नहीं चले जाते और ग्रैंड कमांडर को वापस लाने का काम मुझ पर छोड़ देते हैं? सिर्फ तुम, दूसरी पार्टी ग्रैंड कमांडर को पकड़ने में सक्षम थी। तुम्हारी ताकत से मुझे डर है कि इंसान तुम्हें भी पकड़ लेगा, रानी मेदुसा ने यू मेई को देखते हुए कहा। यू मेई ने ये शब्द सुने और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। यू मेई, जिसने जियाओमिंग के साथ एक दिन बिताया था, उसे लगा कि वह अभी भी उसके साथ संवाद कर सकती है। इससे पहले ग्रैंड कमांडर के मामले में वह उसे रोकने के लिए आगे आना चाहती थी, लेकिन रानी मेदुसा ने उसे रोक दिया था। तुम्हारे पास तो नहीं है, लेकिन हमारी सांप लोगों की जाति को उससे परेशानी है।
मनुष्य हमारी महिलाओं पर लालच करते हैं और अक्सर उनका अपहरण कर लेते हैं, इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। मेडुसा ने अपना सिर हिलाया। सर्प जनजाति मानव साम्राज्यों की घेराबंदी के तहत जीवित रहने में सक्षम थी, जिसका कारण एकता थी, और एक सर्प जनजाति कमांडर को अपमानित करना आसानी से अन्य सर्प जनजाति कमांडरों को आकर्षित कर सकता था। इसलिए जब उसने ये सुना, हालांकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं लग रहा था जो ऐसा कुछ करेगा, यू मेई ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने सूर्यास्त तक इंतजार किया, फिर भी उन्हें जियाओ मिंग का स्वरूप नहीं दिखा। जैसे ही यू मेई बोलने वाली थी, एक काली छाया दूर से उड़ती हुई आई। जो व्यक्ति उसके पास आया वह कोई और नहीं बल्कि जियाओ मिंग था, जिसके हाथ में अभी भी गंजा सिर था जिसकी आभा मुरझा चुकी थी। महाराज, दूसरा पक्ष यहाँ है। हम उसी समय रानी मेडुसा और यू मेई बातचीत कर रहे थे। जियाओ मिंग, जो हवा में था, ने रानी मेडुसा और यू मेई को भी देखा। ग्रैंड कमांडर को लापरवाही से जमीन पर फेंकते हुए जियाओ मिंग ने कहा, मुझे जिस सैंस धतूरा की जरूरत है वह कहाँ है? रानी मेडुसा ने भौहें सिकोड़ी और जमीन पर निश्चल पड़े ग्रैंड कमांडर को देखा। उसकी धारणा में ग्रैंड कमांडर की आभा केवल डू ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में ही थी। तुमने उसके साथ क्या किया? कुछ नहीं, मैंने तो बस उसे थोड़ा और ईमानदार बना दिया है। रानी मेडुसा ने जियाओ मिंग को धोखा नहीं देने दिया, और ध्यान से देखने के बाद वह अचानक बोली, क्या तुमने उसकी डू क्यू को सील कर दिया? हाँ, सील खोलो ताकि तुम रेत का धतूरा प्राप्त कर सको। तो फिर भूल जाओ। जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया, नीचे झुका, ग्रैंड कमांडर को उठाया और जाने की कोशिश की। उसकी हरकत देखकर मेडुसा हताश होकर हंसने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन ग्रैंड कमांडर, एक डू सम्राट होने के नाते, उसे बचाना था, इसलिए उसकी ठंडी आवाज गूंजी, रुको, उसे जाने दो। जियाओ मिंग ने उसकी ओर देखा और हिला नहीं। जियाओ मिंग का मतलब समझते हुए रानी मेडुसा ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक जेड बॉक्स निकाला। ये वही सैंस धतूरा है जो आप चाहते थे, इसे खोलो और मुझे दिखाओ। रानी मेडुसा ने जेड बॉक्स खोला और जियो मिंग ने ये सुनिश्चित करने के लिए इसे देखा कि जेड बॉक्स में सैंस धतूरा है। इसे मेरे पास फेंक दो। नहीं, पहले उसे मुझे दे दो। इस बिंदु पर मेडुसा ने कोई कदम नहीं उठाया। क्या होगा यदि आप जेड बॉक्स फेंक दें और मैं बाल्टी फेंक दूं? अच्छा, मैं 3 तक गिनूंगा और हम उन्हें एक साथ फेंकेंगे। 1 2 3। जियाओ मिंग और रानी मेडुसा ने अपने हाथों में जो कुछ था उसे एक साथ फेंका। एक चांदी की रोशनी चमकी और जियाओ मिंग ने रानी मेडुसा से पहले ही उस वस्तु को पकड़ लिया। ज्यादा देर तक रुके बिना जियाओ मिंग वापस चांदी की रोशनी में बदल गया और जल्दी से नखलिस्तान में गायब हो गया। जब रानी मेडुसा ने ग्रैंड कमांडर का स्वागत किया और जियाओ मिंग के स्थान को देखने के लिए मुड़ी, तो वह केवल एक चांदी की रोशनी देख सकी। इससे वह मन ही मन परेशान हो गई। सांप आत्मा का पवित्र फल खो गया था। यू मेई ने झुककर गंजे ग्रैंड कमांडर की चोटों की जांच की और फिर रानी मेडुसा को इसकी सूचना दी। ग्रैंड कमांडर के दाहिने हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। उसका दाहिना हाथ अब अपंग हो गया है। अगर यह ठीक नहीं हुआ तो उसकी सारी ताकत 40% कम हो जाएगी। इसके अलावा जियो मिंग ने ग्रैंड कमांडर की डू क्यू को सील कर दिया है। सील हटाए बिना ग्रैंड कमांडर। यू मेई रुक गई और आगे नहीं बोली। मेडुसा स्वयं सीलिंग तकनीकों के बारे में जानती थी और जानती थी कि यू मेई का क्या मतलब है। अगर सील नहीं हटाई गई तो ग्रैंड कमांडर के पास डू ग्रैंड मास्टर की ताकत बची रहेगी। मैं जानता हूँ, पवित्र शहर लौटने के बाद मैं महान बुजुर्गों की तलाश करूंगा और देखूंगा कि वे क्या कर सकते हैं। गुप्त सीलिंग तकनीक हमेशा से ही अजीब और अप्रत्याशित थी। इसे पूर्ववत करना बहुत कठिन था और रानी मेडुसा किसी भी अच्छे समाधान के बारे में नहीं सोच पा रही थी। यू मेई ने सिर हिलाया और फिर पूछा, महाराज, आपने उसके साथ सांप आत्मा के पवित्र फल का आदान प्रदान क्यों नहीं किया? रानी मेडुसा निश्चित रूप से ऐसा करना चाहती थी। पहले तो वह ग्रैंड कमांडर को स्नेक स्पिरिट पवित्र फल के साथ बदलने के लिए अन्य औषधीय जड़ी बूटियों और सैंस धतूरा का उपयोग करना चाहती थी। हालांकि उसने ये योजना छोड़ दी क्योंकि उसने देखा कि जियाओ मिंग ने ग्रैंड कमांडर की क्या हालत कर दी थी, क्योंकि यह अधिक संभावना थी कि दूसरा पक्ष भी ग्रैंड कमांडर के बदले में उससे अन्य औषधीय जड़ी बूटियां मांगेगा। इस स्थिति से बचने के लिए उसने पहले ग्रैंड कमांडर का आदान प्रदान किया, लेकिन ग्रैंड कमांडर की अदला बदली के बाद दूसरा पक्ष भाग गया और अदला बदली का सुझाव देने में बहुत देर हो चुकी थी। यू मेई के प्रश्न का उत्तर दिए बिना रानी मेडुसा ने सीधे यू मेई से कहा कि वह गंजे सिर को जगाए और उसे नखलिस्तान से बाहर ले जाए। कुछ दिनों बाद
जियाओ मिंग रॉक डेजर्ट सिटी की सड़कों पर दिखाई दिया, धीरे धीरे चला और जल्द ही एक सराय के दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने जियान और अन्य लड़कियों को कुछ कुर्सियों पर बैठे देखा और उनके आसपास के सभी लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। कुर्सियों पर बैठे बैठे जियान ने अचानक कई बार सूंघ लिया, फिर उसकी आंखें चमक उठी और उसने अपना सिर घुमाकर दरवाजे की ओर देखा। जियाओ मिंग को मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते हुए देखकर जियान तुरंत उछल पड़ी और जियाओ मिंग की बाहों में उड़ गई। उसका छोटा सा सिर लगातार हिल रहा था। जियो मिंग, तुम अंततः वापस आ गईं। किंगलिन और जियाओ जियान जियान की गतिविधियों से आकर्षित हुए और उन्होंने जियाओ मिंग को भी देखा। वे दोनों उसका स्वागत करने के लिए दौड़े। युवा मास्टर, आप वापस आ गए। किंगलिन की मधुर आवाज उसके कानों में गूंजी। जियाओ मिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। इस बार स्नैक पीपल जनजाति की यात्रा पर आपके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है न? क्या आपको कहीं चोट लगी है? जियो जियान ने जियो मिंग के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके स्वर में चिंता की कोई कमी नहीं थी। नहीं, जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और कहा, ये यात्रा काफी सुचारू थी। जियो जियान ने उसे संदेह से देखा। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि उसकी यात्रा उतनी सहज नहीं थी जितना उसने कहा था, लेकिन कुछ भी न पाकर वह केवल अपनी चिंता को दबा सकी और वह किंगलिन के साथ उसकी ओर चल पड़ी। किंगलिन ने इसके बारे में इतना नहीं सोचा, वह तो बस खुश थी कि उसका युवा मास्टर वापस आ गया था। सराय में मौजूद लोगों ने इस खूबसूरत युवक को देखा जो अचानक 3 सुंदरियों से घिरा हुआ दिखाई दिया था, और वे सभी ईर्ष्या और जलन महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। लेकिन उन्होंने भी कुछ भड़काऊ कहने की हिम्मत नहीं की। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने इन 3 लड़कियों पर प्रहार करने की कोशिश की थी और यहाँ तक कि उनकी ताकत पर भरोसा करके उन्हें जबरदस्ती ले जाने की कोशिश भी की थी। जब उन्होंने सोचा कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था, तो हर कोई कांपने से खुद को रोक नहीं सका और जियाओ मिंग की बाहों में जियान की और उनकी निगाहें भय से भर गईं। कई लोगों ने जियाओ मिंग की प्रशंसा की। जो व्यक्ति इतने डरावने व्यक्ति को एक बिगड़ल लड़की की तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकता है, उसकी प्रशंसा किए बिना रहना असंभव था। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C-145 ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की यात्रा। अध्याय 145 ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की यात्रा। जियान के छोटे से सिर को थपथपाते हुए जियाओ मिंग उन्हें वापस मेज पर ले गया और बैठ गया। जब मैं दूर था तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? किंगलिन की ओर मुस्कुराते हुए, जो उसे पानी पिला रहा था, जियो मिंग ने पूछा। मेरे होते हुए क्या हो सकता है? जियान ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये सच है, लेकिन वे आपसे इतना डरते क्यों हैं? पानी का गिलास उठाकर एक घूंट लेते हुए जियाओ मिंग ने आसपास के लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा। जियो जियान ने सवाल का जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ लोग मुसीबत की तलाश में आए थे और जियान ने उन्हें सबक सिखाया था। उसके बाद ये लोग ऐसे हो गए। ये सही है, सिस्टर जियान कमाल की है, उसने एक ही झटके में उन लोगों को खत्म कर दिया। किंगलिन ने बगल से प्रशंसापूर्वक कहा। ये सुनकर जियो मिंग ने अपनी बाहें उठाईं। जियान के वार उन्हें गंभीर रूप से घायल या अपंग बनाने के बराबर थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उसे उस तरह देखा। पानी का एक और घूंट लेने के बाद जियो मिंग ने विषय को आगे नहीं बढ़ाया और जियान से पूछा, क्या शहर के पूर्व में कुछ हुआ है? नहीं, ये पहले जैसा ही है। ठीक है, बाद में मैं स्वर्गीय ज्वाला की तलाश में शहर के पूर्व में जाऊंगा। मैं किंगलिन को अपने साथ ले जाऊंगा। किंगलिन ने उसके शब्दों पर आश्चर्य व्यक्त किया, फिर प्रतिक्रिया व्यक्त की और घबराहट से कहा, युवा मास्टर, किंगलिन जाकर क्या कर सकता है? किंगलिन युवा मास्टर की इतनी मदद नहीं कर सकता। बहन जियान को आपके साथ जाने दें। मैं जाना चाहती हूँ। ये सुनकर कि जियो मिंग अभी अभी लौटी थी और फिर से बाहर जाना चाहती थी और उसे साथ लिए बिना जियान ने नाखुशी से अपने गाल फुलाए और कहा, मैंने यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जियाओ मिंग ने आह भरी और जियाओ जियान की ओर देखने लगा। तुम्हें भी आना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह 1 या 3 लोगों को साथ लेकर आया था। किसी भी तरह से वे मैग्मा में नीचे नहीं जा रहे थे और जियान की निगरानी में वह निश्चिंत हो सकता था। जियो जियान मुस्कुराया और सिर हिलाया। पानी का एक और घूंट लेने के बाद जियाओ मिंग जियान और लड़कियों को शहर के पूर्व की ओर ले गया। ... रेगिस्तान विशाल था और पीली रेत उफन रही थी। जियो मिंग, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही जगह है?
जियान ने असमंजस में अपने सामने की समतल रेगिस्तान को देखा। यहाँ का भूभाग अत्यंत साधारण था, इसमें कोई भी विशेषता नहीं थी जो ध्यान आकर्षित कर सके। इस तरह के रेतीले समतल भूभाग जैसे दृश्य विशाल रेगिस्तान में हर जगह देखे जा सकते थे, और ये कल्पना करना कठिन था कि इस अगोचर स्थान में एक स्वर्गीय ज्वाला छिपी हुई थी। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि यह भूमिगत है? जियो मिंग ने धीमी आवाज में कहा। अगर यह भूमिगत है तो हम नीचे कैसे जाएंगे? हम बेतरतीब ढंग से खुदाई नहीं कर सकते, है ना? जियो ही जियान ने पूछा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। जियो मिंग को जरा भी चिंता नहीं हुई और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। एक अदृश्य और शक्तिशाली आत्मिक शक्ति उसके माथे से सभी दिशाओं में फैल गई। एक पल में उसके चारों ओर की सभी हलचलें स्पष्ट रूप से उसके मस्तिष्क तक पहुंच गईं। कुछ क्षण बाद जियाओ मिंग ने अपनी आंखें खोलीं। आपको ये पता चला क्या? हाँ, मेरे पीछे आओ। ऐसा कहकर जियाओ मिंग उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उसके पीछे जियान और लड़कियां भी थीं, और जल्द ही वे चारों एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां जमीन थोड़ी धंसी हुई थी। रुकने के बाद जियो मिंग ने अपना हाथ उठाया और एक मुक्का मारा, और लाल ऊर्जा उसकी मुट्ठी से उड़ गई। तुरंत ही धंसी हुई जमीन में लगभग 2 मीटर का एक छेद दिखाई दिया, और जब उन्होंने छेद के अंदर देखा तो वहां घना अंधेरा था और उसमें से हल्की गर्मी निकल रही थी। ये छेद हमें भूमिगत ले जाएगा। जियो ही जियान धीरे धीरे गुफा के अंधेरे प्रवेश द्वार के पास पहुंची, अपनी हथेली को लहराया और उसके हाथ में एक चांदनी पत्थर दिखाई दिया। फिर उसने उसे गुफा में फेंक दिया। चंद्रमणि द्वारा उत्सर्जित मंद चमकदार प्रकाश ने ब्लैक होल में कई चक्कर लगाए तथा फिर पूरी तरह से गायब हो गया। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? जियान ने पूछा, क्योंकि वह धीरे धीरे छेद के किनारे तक पहुंच गया था। जरूर, तो फिर मैं पहले अंदर जाऊंगा और रास्ता देखूंगा। जियान के बोलने के बाद उसने देर नहीं की और एक सहज छलांग के साथ ब्लैक होल में छलांग लगा दी। जियान को कूदते देख जियो मिंग ने अपना सिर घुमाया और क्विंगलिन को इशारा किया, जो उसके बगल में था। जियो मिंग के हाव भाव को देखकर क्विंगलिन जल्दी से उसके पास गई। उसकी उत्सुक फिरोजा पुतलियां उसे उत्साह से देख रही थीं। उन मनमोहक फिरोजा पुतलियों पर एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद जियाओ मिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और क्विंगलिन की स्तब्ध निगाहों के बीच जियाओ मिंग ने उसकी कमर पकड़ ली और मुस्कुराया। छेद में वातावरण अज्ञात है, आप बहुत छोटी हैं और आपकी वर्तमान ताकत में थोड़ी कमी है। कृपया थोड़ी देर के लिए मेरी बाहों में रहें। खुद को जियो मिंग की बाहों में डूबा हुआ देखकर क्विंगलिन का छोटा सा चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। उसने अपना छोटा सा चेहरा नीचे किया और धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल में उसने चुपके से कहा, यंग मास्टर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जियो मिंग को क्विंगलिन के विचारों का पता नहीं था। क्विंगलिन को पकड़कर उसने जियो ही जियान को इशारा किया और छेद में कूद गया। अंधेरे मार्ग के बीच में जियो मिंग ने क्विंगलिन को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उनके शरीर छेद की ढलान के साथ नीचे की ओर खिसक गए, उनके आगे जियान का पीछा करते हुए। उनके पीछे जियाओ ही जियान ने एक चांदनी पत्थर पकड़ रखा था, जिसमें से एक हल्की रोशनी निकल रही थी, जिससे वही पता लगा सकती थी कि रास्ते में कोई बाधा तो नहीं है। एक क्षण बाद एक धीमी सी आवाज के साथ जियाओ मिंग जमीन पर मजबूती से गिर पड़ा। क्विंगलिन को जमीन पर गिराने के बाद जियो मिंग ने मुड़कर जियो ही जियान को पकड़ लिया, जो उसके पीछे अस्थिर गति से आ रहा था। धन्यवाद। जियो ही जियान ने जियो मिंग के शरीर की अनोखी खुशबू को सूंघा, अपने बालों को पीछे खींचा जो थोड़े अस्त व्यस्त थे, फिर मुस्कुराए और उसे धन्यवाद दिया। आगे देखते हुए उसने देखा कि उनके सामने 1 दर्जन अंधेरे मार्ग दिखाई दे रहे थे। तो यह मार्ग कोई सीधी रेखा नहीं है, वास्तव में इसमें 1 दर्जन से अधिक मार्ग हैं। वास्तव में वहाँ 1 दर्जन मार्ग है। इन मार्गों को किसी सांप जैसे जादुई जानवर ने खोला होगा। अभी भी उसकी कुछ आभा बची हुई है, और आभा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह छोटा सा सांप अवश्य ही 4थे दर्जे का जादुई जानवर होगा। जियान, जो मार्ग के सामने थी, उसकी आंखें बंद थीं, और जियाओ ही जियान को बोलते हुए सुनकर उसने अपना सिर घुमाया और कहा। ये सुनकर जियो मिंग ने अपने दिल में सोचा, ये रास्ते शायद उस 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प द्वारा खोले गए थे। मुझे नहीं पता कि वह सांप इतना बेचैन होकर क्यों इधर उधर भाग रहा है। इसके बारे में सोचने के बाद जियाओ मिंग ने जियान की ओर रुख किया। क्या तुम पता लगा सकते हो कि वह सांप कहाँ रहता है? बेशक मैं कर सकती हूँ। जियान मुस्कुराई। एक प्राचीन शून्य ड्रैगन के रूप में अन्य जादुई जानवरों की आभा की उसकी धारणा जियाओ मिंग की तुलना में अधिक मजबूत थी। जादुई जानवरों के घोंसलों को पहचानना उसके लिए बस एक छोटी सी बात थी। जियाओ मिंग उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया।
उस जादुई जानवर ने यहाँ बहुत सारे छेद खोदे हैं, वह इस जगह से बेहद परिचित होगा। तुम आगे का रास्ता दिखाओ। सबसे पहले हमें उस जादुई जानवर को उसके घोंसले में ढूंढना होगा, फिर हम उसके साथ संवाद करेंगे और हमें स्वर्गीय ज्वाला का सही स्थान जानने में सक्षम होना चाहिए। सभी लड़कियों ने उसकी बातों पर सिर हिलाया और महसूस किया कि उनकी बातें सही थीं। जियान ने एक क्षण के लिए गुफा के प्रवेश द्वार को पहचाना, फिर अपनी छोटी उंगली से बाईं ओर के मार्ग की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, यही मार्ग होगा। जियाओ मिंग की नज़र उस अंधेरे रास्ते पर गई, जो साफ तौर पर बेहद गहरा था। स्थिति को देखने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। अच्छा हुआ, मेरे पीछे आओ। अंधेरे और गहरे मार्ग में समय की कोई अवधारणा नहीं थी, हर कोई कुछ असुविधा के साथ आगे बढ़ रहा था। मार्ग कभी खत्म नहीं होता था। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई, एक हल्की जलन वाली गर्मी ने जियाओ मिंग और लड़कियों के शरीर को ढक लिया, जो अंततः उच्च तापमान में बदल गई। जियाओ मिंग को तो ये भी महसूस हुआ कि उसके शरीर में डूखी हुई थोड़ा अधिक सक्रिय हो गया था। जियो मिंग, जो आगे चल रहा था, ने जियान और उसके पीछे की लड़कियों की ओर देखा। यहाँ अग्निगुण ऊर्जा बहुत अधिक है, क्या तुम लड़कियां टिक सकती हो? कोई समस्या नहीं। जियान को कोई समस्या नहीं थी। किंग लिन के शरीर के अंदर भी एक ठंडी ऊर्जा लगातार निकल रही थी, जो उसे ढक रही थी, इसलिए वह भी शांत थी। हालांकि जियो जियान के चेहरे पर भारी पसीना आ रहा था। उसे इस तरह देखकर जियाओ मिंग का मन हिल गया। जियो जियान को अचानक ताजगी महसूस हुई और वह छोटी दूधिया सफ़ेद पानी की बूंदों को देखकर थोड़ा चौंक गई, जो ठंडी हवा का उत्सर्जन कर रही थी और लगातार उसके चारों ओर घूम रही थी। यह क्या है? इसे कोल्ड आइस मैरो कहते हैं। जियाओ मिंग ने उस पर दयालुता से मुस्कुराया और बहुत अधिक नहीं समझाया। इसके बजाय वह सामने की ओर मुड़ा और गलियारे में चला गया। जियो जियान ने जियो मिंग की पीठ की ओर देखा और उसका दिल धीरे धीरे गर्मजोशी से भर गया। जैसे ही मार्ग अपने अंतिम छोर पर पहुंचा, सभी की गति बढ़ गई और उन्होंने अंतिम दूरी जल्दी से पार कर ली। गलियारे के अंत में खड़े होकर अपने सामने प्रकट हो रही ज्वलंत लाल दुनिया को देखते हुए जियाओ मिंग के मुंह के कोनों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। विशाल अंतरिक्ष में ज्वलंत लाल मैग्मा धीरे धीरे उसमें प्रवाहित हो रहा था। समय समय पर मैग्मा से विशाल बुलबुले निकल रहे थे, लेकिन एक क्षण बाद यह फट जाता था, जिससे ज्वलंत मैग्मा बाहर निकलता था, एक ज्वलंत लाल आतिशबाजी की तरह खूबसूरती से। छोटे से मार्ग के अंत में खड़े होकर अपने सामने मैग्मा की लगभग अंतहीन दुनिया को देखते हुए किंग लिन और जियो जियान दोनों थोड़ा चौंक गए और दोनों ने अनजाने में लार का एक मुंह निगल लिया। क्योंकि वह जियो मिंग की ठंडी बर्फ मज्जा द्वारा संरक्षित थी, जियो जियान अब बहुत ताज़ा महसूस कर रही थी और आश्चर्य में बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि साधारण रॉक डेजर्ट सिटी के पूर्व में भूमिगत ऐसी डरावनी जगह छिपी होगी। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C-146 दो सिर वाला ज्वाला आत्मा सर्प। अध्याय 146 दो सिर वाला ज्वाला आत्मा सर्प। भूमिगत मैग्मा निश्चित रूप से भयानक है, जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो जियान ने सिर हिलाया और फिर एक और सवाल के बारे में सोचा। बाएं से दाएं देखते हुए उसने संदेह से पूछा, यहाँ का वातावरण बहुत भयानक है, तो फिर यह जादुई जानवर कहाँ रहता है? यह मैग्मा में तो नहीं रह सकता है न? युवा मास्टर बहन जियान, वह जादुई जानवर वास्तव में मैग्मा के अंदर लगता है, किंग लिन ने कहा। जब वह जियान से चिपकी हुई थी, उसकी हरी आंखें अंतहीन जलते हुए मैग्मा को घूर रही थी। जियान, जो उसके द्वारा पकड़ा हुआ था, आश्चर्य से किंग लिन को देखने लगा। वह छोटा सा सांप वास्तव में मैग्मा में है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे भी देख पाएंगे। TS, यह आपकी आंखों की बदौलत है। मुझे कहना चाहिए, आपकी आंखें बिल्कुल भी खराब नहीं हैं। जियान को बहुत पहले ही छोटे सांप के स्थान का पता चल गया था। हालांकि उसने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसका मानना था कि जियाओ मिंग ने भी इसे खोज लिया है। वास्तव में जियाओ मिंग ने भी बहुत पहले इसकी खोज की थी। लगातार गिरते मैग्मा के एक निश्चित हिस्से को घूरते हुए जियो मिंग ने जियान और लड़कियों को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा। फिर एक बड़ी छलांग के साथ उसका पूरा शरीर मैग्मा की सतह पर दिखाई दिया और उसकी पीठ पर सुंदर चांदी के पंख धीरे धीरे कंपन करने लगे। हिस! आग जैसे लाल मैग्मा के नीचे से एक तेज फुफकार की आवाज आए और एक बहुत बड़ी काली छाया हवा में जियाओ मिंग की ओर तेजी से उछली। हर जगह से उड़े मैग्मा ने शांत मैग्मा झील को हिला दिया, जिससे मैग्मा के गुच्छे आसमान में उछल पड़े, जो वाकई शानदार था। काली छाया की गति भी बहुत तेज थी और जिस क्षण आवाज बंद हुई,
उसके विशाल शरीर ने एक ऐसी गति दिखाई जो उसके आकार से मेल नहीं खाती थी, और एक पल में वह ज़ियाओ मिंग के पास पहुंच गई। उसका क्रूर मुंह खुल गया और उसने अपने तीखे नुकीले दांतों का उपयोग करके हमला किया। किनारे पर, हालांकि वे जानते थे कि जियो मिंग की ताकत असाधारण थी, इस दृश्य को देखकर किंग लिन और जियो यी जियान मदद नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा चिंतित महसूस किया। हे, आपकी हिम्मत सराहनीय है। काली छाया के हमले का सामना करते हुए ज़ियाओ मिंग घबराया नहीं और बस काली छाया पर एक मुक्का मारा। इस मुक्के में कोई दुखी हुई नहीं था, ये केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर था, और एक हिंसक धमाका हुआ। एक तेज आवाज के साथ आकाश रक्त लाल मैग्मा के छींटों से भर गया, और 2 सिर वाला ज्वाला आत्मा सर्प, जिसकी ताकत चौथे दर्जे की थी, निर्दयता से मैग्मा से टकराया। आधे सेकंड बाद मैग्मा की सतह पर एक जादुई जानवर उभरा। ये जादुई जानवर एक सांप जैसा जानवर था, बहुत लंबा, कम से कम 40 से 50 फीट लंबा, और इसका पूरा शरीर आग की तरह लाल था। दूर से देखने पर यह एक गोल आग की तरह जैड जैसा लग रहा था। इसका पूरा शरीर हथेली के आकार के लाल रंग के तराजू से ढका हुआ था। इसकी लंबी गर्दन के क्षेत्र से 2 भयावह सिर निकल रहे थे। यह कोई और नहीं बल्कि 2 सिर वाला ज्वाला आत्मा सर्प था। अपने दुखी हुई को एक विशाल हाथ में नियंत्रित करते हुए ज़ियाओ मिंग ने इस 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प को उठा लिया, फिर मैग्मा के किनारे पर वापस उड़ गया। युवा मास्टर, आप वास्तव में कमाल के हैं। आपने उस दुष्ट चीज को मार डाला जो लोगों पर हमला कर रही थी। ज़ियाओ मिंग को देखते हुए जब वह वापस गलियारे के अंत में उड़ गया, किंग लिंग का छोटा चेहरा उत्साह से लाल हो गया। उसकी राय में इस सांप ने बिना किसी कारण के उसके युवा मास्टर पर हमला किया था, जो पीट कर मार डालने के लिए पर्याप्त था। फिर ज़ियाओ मिंग ने इस चीज को एक ही चाल में मार डाला, जो बहुत प्रभावशाली था। ये छोटा सा सांप अभी मरा नहीं है, ये बस बेहोश हो गया है। ज़ियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे अभी भी ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को खोजने के लिए इस सांप के सिर पर निर्भर रहना था, इसलिए वह इसे कैसे मार सकता था। इसलिए उसने जानबूझकर अपने प्रहार की ताकत को नियंत्रित किया, केवल इस सांप के सिर को बेहोश करने के लिए। जियो मिंग, तुमने इस छोटे सांप को किंग लिन को देने के लिए जीवित छोड़ दिया था, है ना? जी यान ने एक प्रश्नवाचक वाक्यांश का प्रयोग किया, लेकिन उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा था। इस जगह में प्रवेश करने पर किंग लिन के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए जियान ने तुरंत सोचा कि जियो मिंग ने उन्हें पिछली बार क्या बताया था कि किंग लिन की आंखों में सांप जैसे जादुई जानवरों को गुलाम बनाने का जादुई प्रभाव था। ये सही है। जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया और किंग लिन को संकेत दिया, किंग लिन, यहाँ आओ। किंग लिन जल्दी से जियो मिंग के पास पहुंचे। उसके शब्दों को सुनकर जियो मिंग के बगल में 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प के विशाल शरीर को देखकर वह जियो मिंग के वस्त्र के कोने को पकड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। युवा मास्टर, यह ठीक है, डरो मत। जियो मिंग किंग लिन के थोड़ा करीब आ गया और उसे दिलासा देने के लिए उसके छोटे सिर को सहलाया, फिर 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प के सिर को घुमा दिया ताकि वह किंग लिन को देख सके। जियो मिंग ने अपना हाथ 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प के सिर पर रखा और अपने हाथ पर हल्का बल लगाने से 2 सिर वाला ज्वाला आत्मा सर्प उत्तेजित हुआ और उसकी पुतलियां केंद्रित होने लगीं। जब 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प को होश आया और उसने अपने सामने किंग लिन को देखा तो वह अनजाने में फुफकारना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि वह अपना मुंह नहीं खोल सकता और एक हाथ उसके सिर पर रखा हुआ था। ये देखकर कि हाथ का मालिक वही मनुष्य है जिसने उसे बेहोश कर दिया था, 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प की आंखें अत्यधिक भय से भर गई और उसका पूरा शरीर बेतहाशा घूमने लगा तथा वह खुद को दूर खींचने की कोशिश करने लगा। लेकिन 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प ने चाहे जितना भी संघर्ष किया हो, उसका शरीर मौत के मुंह में समा चुका था और वह अपना सिर भी नहीं हिला सकता था। किंग लिन, बस अपनी आंखें उसकी आंखों से मिलाओ। ज़ियाओ मिंग को ये कहते हुए सुनकर किंग लिन ने डरते हुए सिर हिलाया, इससे पहले कि उसकी नज़र पास में मौजूद 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प पर टिक जाती। जैसे ही उसने अपनी आंखें 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प के साथ संरेखित की, किंग लिन को एहसास हुआ कि 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प की विशाल हीरे के आकार की पुतलियां, जो बंद नहीं थीं, हिंसक, खूनी हत्यारे इरादे से भरी हुई थीं। इससे किंग लिन चौंक गई और उसकी भावनाओं में उतार चढ़ाव के कारण अचानक उसकी फिरोजा पुतलियों के पास 3 गहरे हरे रंग के धब्बे उभर आए। इस बार जो 3 हरे धब्बे दिखाई दिए, वे पिछली बार ज़ियाओ मिंग ने जो देखे थे उनकी तुलना में बहुत हल्के थे, और यदि कोई ध्यान से देखे तो वह पा सकता था कि ये 3 गहरे हरे धब्बे 3 छोटी फूलों की कलियों जैसे लग रहे थे। किंग लिन की पुतलियों में 3 गहरे हरे धब्बे अचानक चमक उठे
और वे तीनों धब्बे एक पल में 3 अत्यंत छोटे हरे फूलों में बदल गए। इस विचित्र हरे फूल के प्रकट होने के साथ ही इसमें से एक तेज रोशनी निकली, जिसने उसके सामने स्थित 2 मुंह वाले ज्वाला आत्मा सर्प को प्रकाशित कर दिया। अजीब चमक से प्रकाशित होकर 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प का विशाल शरीर अचानक कठोर हो गया और उसकी 2 जोड़ी बड़ी आंखें थोड़ी भयभीत नजर से सामने खड़ी लड़की को देखने लगीं। अजीब चमक धीरे धीरे 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प के शरीर पर घूमती रही और अंततः दोनों सांपों के माथे के मध्य में रुक गई। जब विचित्र चमक ने हिलना बंद कर दिया तो वह धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और जैसे जैसे विचित्र चमक का दायरा छोटा होता गया, उसके भीतर निहित प्रकाश अधिक से अधिक तीव्र होता गया। जब प्रकाश हथेली के आकार तक पहुंच गया तो ये सिकुड़ना बंद हो गया और प्रकाश के फटने के साथ 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प के 2 सिरों पर 2 छोटे हरे फूल उभर आए। जब फूल दिखाई दिए तो अजीब रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी और थोड़ी देर के बाद किंग लिन की फिरोजा पुतलियों पर छोटे गहरे हरे रंग के फूल जल्दी से मुरझा गए और बस एक पल में वे अपने पिछले पन्ना हरे रंग में वापस आ गए। जब उसकी पुतलियां सामान्य हो गईं, तो किंग लिन का शरीर थोड़ी देर के लिए कांप उठा और उसकी पलकें धीरे धीरे बंद हो गईं। अंततः वह ज़ियाओ मिंग की बाहों में गिर पड़ी। किंग लिन के गिर जाने के बाद विशाल 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प की आंखें हालांकि कुछ हद तक सुस्त बनी रहीं। केवल हर बार जब उसकी नज़र किंग लिन पर पड़ती तो उनमें मौजूद उग्रता और जानलेवा इरादे अनायास ही गायब हो जाते और उनकी जगह एक कोमल नजर आ जाती। लेकिन इस समय जियो मिंग ने इसे मैग्मा में लात मार दी। 2 सिर वाली ज्वाला आत्मा सर्प अग्नि जिसे मैग्मा में लात मारी गई थी ने एक फुफकार मारी, लेकिन जियो मिंग की निगाह को देखने के बाद उसके दोनों सिर पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जाहिर तौर पर जियो मिंग से डर गए थे। नीचे 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प को अनदेखा करते हुए जियो मिंग ने किंग लिन को देखा। क्या किंग लिन को कुछ हुआ है? मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C-147 ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम। अध्याय 147 हरा कमल कोर ज्वाला। क्या किंग लिन को कुछ हुआ है? जियो यीजियान ने जियो मिंग की बाहों में किंग लिन को देखा, कुछ कदम आगे बढ़ा और कुछ चिंता के साथ पूछा। कोई गंभीर बात नहीं है, बस जब उसने उस जादुई जानवर को वश में करने के लिए अपनी ZZZ ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स को सक्रिय किया तो उसने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की और अब वह जल्द ही जाग जाएगी। जियो यीजियान ने उसकी बातें सुनी और राहत की सांस ली। इतने दिनों तक साथ रहने के बाद वह पहले से ही इस छोटी बहन से बहुत प्यार करने लगी थी और यह बहुत अच्छा था कि उसे कुछ नहीं हुआ था। यह अच्छी बात है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यह ZZZ ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स इतनी राक्षसी है। किंग लिन एक डू प्रैक्टिशनर भी नहीं है, लेकिन वह 4थे दर्जे के जादुई जानवर को वश में करने में सक्षम थी। जियो यीजियान ने आश्चर्य में कहा। इसलिए नहीं कि जियो मिंग ने 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प को हराने के लिए केवल एक वार का उपयोग किया था। इसका मतलब यह था कि यह कमजोर था। अगर अन्य साधारण कम सितारा डूराजा यहाँ आते तो डर था कि वे इस जादुई जानवर से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। मुझे इस जादुई जानवर का नाम नहीं पता। जियो यीजियान ने जियो मिंग के पास कुछ कदम बढ़ाए और धीरे से कहा। इस जादुई जानवर को 2 सिर वाला ज्वाला आत्मा सर्प कहा जाता है। यह आमतौर पर बेहद गर्म जगहों पर बढ़ता है और मैग्मा खाकर अपना पेट भरता है। इसकी विकास सीमा बहुत बड़ी है। जब ये पैदा होता है तो ये केवल एक प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर होता है, लेकिन अगर इसके पास पर्याप्त समय हो तो ये 6ठे दर्जे के जादुई जानवर में विकसित होने में सक्षम होता है, जिसकी तुलना डू सम्राट पावर हाउस से की जा सकती है। 4थे दर्जे वाले के साथ मुझे नहीं पता कि यह इस स्थान पर कितने समय से है। जियो मिंग और जियो यीजियान ने किंग लिन के जागने की प्रतीक्षा करते हुए बातचीत जारी रखी और कुछ समय बाद किंग लिन, जो अभी भी जियो मिंग की बाहों में थी, धीरे धीरे जाग उठी। अपने नींद से भरे छोटे सिर को हिलाते हुए उसने जियो मिंग को देखने के लिए इसे ऊपर उठाया जो उसे पकड़े हुए था। उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल हो गया, जबकि उसकी पतली उंगलियां उसकी कनपटियों को रगड़ रही थीं। जियो मिंग ने सबसे पहले ये नोटिस किया। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, किंग लिन, क्या तुम्हें कोई असुविधा महसूस हो रही है? नहीं। किंग लिन ने अपना छोटा सिर हिलाया और फिर कहा, युवा मास्टर, किंग लिन जानता है कि स्वर्गीय ज्वाला कहाँ है। यह उस 2 मुहे ज्वाला आत्मा सर्प के कारण है ना? हम। किंग लिन ने सिर हिलाया, अपना छोटा सा मुंह सिकुड़ा और मुस्कुराए। अचानक उसने खुद को जियो मिंग के आलिंगन से मुक्त किया और गलियारे के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी, फिर पलटी, अपने नाजुक हाथों को अपने छोटे से मुंह के चारों ओर रखा और चिल्लाई, यहाँ आओ। किंग लिन की चीख सुनकर
मैग्मा झील में मौजूद विशाल 2 सिर वाला ज्वाला आत्मा सर्प अचानक हिल गया और फिर धीरे धीरे मार्ग के प्रवेश द्वार की ओर तैरने लगा। जब 2 सिर वाला ज्वाला आत्मा सर्प किंग लिन के सामने तैर कर आया तो उसने नम्रतापूर्वक अपना सिर नीचे कर लिया। युवा मास्टर, ऐसा लगता है कि मैंने इसके साथ एक अजीब संबंध स्थापित कर लिया है। मैं इसके इरादे को समझ सकती हूँ, ये जानता है कि स्वर्गीय ज्वाला कहाँ है। किंग लिन ने अपने सामने नम्र और आज्ञाकारी 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प की ओर इशारा किया और जियाओ मिंग की ओर मुस्कुराई, जैसे कि प्रशंसा की उम्मीद कर रही हो। बहुत बढ़िया, जियाओ मिंग मुस्कुराया और उसकी प्रशंसा की। इसके साथ संवाद करें और इसे हमें स्वर्गीय ज्वाला के स्थान तक ले जाने के लिए कहें। किंग लिन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर उन्हें खुला और चारों ओर अपनी नजर घुमाई और अंत में नीचे मैग्मा झील की ओर इशारा करते हुए शर्मीली आवाज में कहा। उसने कहा कि स्वर्गीय ज्वाला वहां नीचे है। क्या? जियोई जियान, जो जियो मिंग के बगल में थी, थोड़ा हैरान थी। मैग्मा के नीचे? उसने उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्गीय ज्वाला मैग्मा के नीचे छिपी होगी। क्या जियो मिंग को इसे खोजने के लिए नीचे गोता लगाना पड़ा? क्या यह मौत की तलाश नहीं होगी? हालांकि जियोई जियान को जियो मिंग की ताकत का पता था, लेकिन वह चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकी, जिसके कारण उसने अवचेतन रूप से उसके लिबादे को कसकर पकड़ लिया। यहाँ तक कि जियान भी थोड़ा सा उदास हो गया। आखिरकार मैग्मा के नीचे क्या हो सकता है, यह कोई नहीं जानता था। लड़कियों के व्यवहार को देखकर जियाओ मिंग भावुक हो गया। ये सिर्फ मैग्मा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि वह एक साधारण डू राजा होता तो जियाओ मिंग निश्चित रूप से मैग्मा की गहराई में प्रवेश करने का विकल्प नहीं चुनता, लेकिन उसके ट्विन स्पिरिट्स के उदय और स्वर्गीय ज्वाला संरक्षण के साथ मैग्मा की गहराई में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं थी। जियो मिंग के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर जियोई जियान को थोड़ी राहत महसूस हुई, और यह महसूस करने के बाद कि उसने जियो मिंग के लिबादे को कसकर पकड़ रखा था, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। तीनों लड़कियों को समझाने के बाद जियो मिंग थोड़ा पीछे हट गया और सीधे 10,000 जानवरों की ज्वाला को बुलाया और लाल रंग की लिपटों ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। ऐसा करने के बाद जियो मिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और किंग लिन और जियोई जियान की चिंतित निगाहों के बीच उसका पूरा शरीर मैग्मा में डूब गया। लेकिन जल्द ही जियाओ मिंग फिर से सामने आ गया। उसका शरीर ज्वलंत मैग्मा में तैर रहा था। लाल मैग्मा धीरे धीरे जियाओ मिंग के चारों ओर बहने लगा। एक विशाल बुलबुला धीरे धीरे उसके बगल में उछला, फिर एक धमाके के साथ कुछ मैग्मा जियाओ मिंग के चेहरे की ओर उछला, लेकिन एक पल में यह उसके शरीर की सतह पर 10,000 जानवरों की ज्वाला द्वारा निगल लिया गया। किंग लिन, 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प से मुझे स्वर्गीय ज्वाला के स्थान तक ले चलो। जियाओ मिंग को देखते हुए, जिसका चेहरा शांत था, किंग लिन का चेहरा थोड़ा शांत हो गया। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। अपनी आंखें थोड़ी बंद करते हुए उसने 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प को आदेश दिया। किंग लिन का आदेश प्राप्त करने पर 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प की विशाल पुतलियों में अनिच्छा की एक चमक स्पष्ट रूप से पार हो गई, लेकिन नियंत्रण में होने के कारण वह केवल जियाओ मिंग की ओर एक फुफकार ही मार सका, फिर मैग्मा में गोता लगा दिया और सभी की दृष्टि से गायब हो गया। जियाओ मिंग ने भी इसका अनुसरण किया और मैग्मा की गहराई में गायब हो गया। ... मैग्मा आग की तरह लाल था, लेकिन 10,000 जानवरों की ज्वाला की सुरक्षा के साथ जियो मिंग अपने आसपास के कुछ हिस्से को देख सकता था। उसके चारों ओर 10,000 पशु ज्वाला की सुरक्षा के तहत बाहरी दुनिया का सारा तापमान फैल गया और उसके शरीर पर कुछ हद तक ठंडक महसूस हुई, बिना किसी झुलसाने वाली गर्मी को महसूस किए। ज्वलंत लाल मैग्मा की दुनिया में अंतर्धाराएं उत्पन्न होती हैं और कभी कभी कुछ अज्ञात स्थानों से कुछ अत्यंत भयंकर अंतर्धाराएं आती हैं। इन अंतर्धाराओं में अत्यंत विशाल ऊर्जा होती है। लेकिन सौभाग्य से 2 सिर वाला ज्वाला आत्मा सर्प इस स्थान से बहुत परिचित है और अंतर्धाराओं के आने से पहले गोता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग ढूंढने में सक्षम है। इस ज्वलंत लाल दुनिया में 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प के अलावा कोई अन्य प्राणी नहीं था। बेशक यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प ने जानबूझकर जियो मिंग को उन प्राणियों से बचने के लिए निर्देशित किया था। यहाँ तक कि यहाँ रहने की स्थितियाँ बहुत कठोर थीं, इस स्तर तक कि एक सुप्रीम भगवान स्तर का जादुई जानवर भी नीलम पंख वाले शेर राजा की ताकत के साथ यहाँ तक कि स्वतंत्र रूप से आ और जा नहीं सकता था। फिर भी जियाओ मिंग को इस संभावना पर संदेह नहीं था कि मैग्मा में अन्य जादुई जानवर रहते थे। आखिरकार जियानान अकादमी के नीचे छिपकली पुरुषों का एक समूह रहता था और वह सबसे अच्छा उदाहरण था, और निश्चित रूप से उसके सामने 2 सिर वाला ज्वाला आत्मा सर्प भी था।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मैग्मा में अन्य जादुई जानवर रहते थे या नहीं। किसी भी तरह से दो सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प के नेतृत्व में जियो मिंग को रास्ते में किसी भी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे जैसे वह मैग्मा के अंतहीन तल की ओर गोता लगाता रहा, यहाँ तक कि 10,000 जानवरों की ज्वाला की सुरक्षा के साथ भी जियो मिंग को यह महसूस हो रहा था कि बाहर का तापमान लगभग तेजी से बढ़ रहा था। आग जैसे लाल मैग्मा में सभी 5 इंद्रियां वंचित लग रही थी, यहाँ तक कि समय की अवधारणा भी धीरे धीरे वंचित हो गई थी। बिना ये जाने कि कितना समय बीत गया था, जब जियाओ मिंग के शरीर में डू क्यूई काफी हद तक भस्म हो गया था, उसने पाया कि उसके चारों ओर आग जैसा लाल मैग्मा किसी बिंदु पर थोड़ा हरा हो गया था। मेरे शरीर में मौजूद डू क्यूई का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका है और मैंने स्वर्गीय ज्वाला की छाया भी नहीं देखी है। इस मैग्मा के तल तक उतरना इतना आसान नहीं है। श्याओ मिंग ने आह भरी, फिर उसके मन की एक हरकत के साथ उसके भीतर की आत्मा ने खपत को फिर से भरने के लिए धीरे धीरे डू क्यूई को उत्सर्जित करना शुरू कर दिया और आत्मा की पुनःपूर्ति के साथ श्याओ मिंग की डू क्यूई जल्द ही सामान्य हो गई। अपनी डू क्यूई को पुनः प्राप्त करने के बाद जियो मिंग ने अपने चारों ओर हरे रंग के मैग्मा को देखा और कहा, सारा मैग्मा हरा होने लगा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि मैं जिस स्थान पर हूँ वह ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम के पास है। आइए दो सिर वाले फ्लेम स्पिरिट सर्प की गति बढ़ाएं। ये सोचकर जियाओ मिंग ने दो सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प को आगे बढ़ने के लिए कहा। जियाओ मिंग के आग्रह पर दो सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प ने अपनी पूंछ हिलाई और उसकी गति दोगुनी हो गई। 20 मिनट बाद दो सिर वाला ज्वाला आत्मा सर्प जो जियाओ मिंग के सामने तेजी से तैर रहा था, अचानक रुक गया। जैसे ही जियाओ मिंग उसके पास रुका, उसकी नज़र कुछ दूर पर एक बड़ी हरी चमक वाली चीज पर टिक गई। जियाओ मिंग ने अपनी आंखें मैग्मा में लिपटी हरी चमक पर टिका दी और आश्चर्यजनक रूप से वह उस हरी चमक के बीच में एक हरे कमल के फूल को धीरे से सीधा खड़ा हुआ देख सका। हे ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम, मैंने अंततः तुम्हें ढूंढ लिया। ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम, जो स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 19वें स्थान पर है, का निर्माण भूमिगत गहराई में हुआ है और ग्रह की ज्वाला की तरह ही इसे चमकाने, पिघलाने, दबाने और तराशने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। पूरी तरह से बनने पर इसका रंग हरा हो जाता है और कमल का कोर हरे रंग की लिपटों का समूह बनाता है, जिसे ग्रीन लॉर्ड्स फ्लेम या ग्रीन लॉर्ड्स कोर फ्लेम कहा जाता है। इस लौ की ताकत अप्रत्याशित है। जब ये ज्वालामुखियों के पास होती है तो यह उन्हें फटने का कारण बन सकती है, जिससे मायरा बनता है विनाशकारी शक्ति। हिस, उसके बगल में दो सिर वाला ज्वाला आत्मा सर्प अपने विशाल मुंह से फुफकार रहा था। जियो मिंग ने पीछे देखा और पाया कि यह जादुई जानवर अपनी विशाल आंखों में डर के साथ हरे रंग की चमक को देख रहा था और उसका विशाल शरीर कांप रहा था। दो सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प को नजरअंदाज करते हुए जियो मिंग धीरे धीरे हरे प्रकाश से घिरे क्षेत्र की ओर तैर गया। जैसे ही उसका शरीर हरे प्रकाश में प्रवेश किया, उसके शरीर के चारों ओर का तापमान अजीब तरह से कम हो गया। ये जानते हुए कि यह घटना ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम द्वारा आसपास के मैग्मा की ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण हुई थी, जियो मिंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसकी आंखें सीधे बीच में स्थित हरे कमल के फूल पर टिकी थीं। हरे कमल के 8 पत्ते थे। ये 8 हरे रंग के पत्ते प्राकृतिक रूप से बने सबसे उत्तम हरे जैद की तरह थे। नंगी आंखों से देखने पर यह क्रिस्टल जैसा दिखाई देता था, जिससे लोगों को इसे पकड़ने और छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी। कमल के अंदर लगभग 2 या 3 फीट का एक छोटा सा कमल का चबूतरा दिखाई दे रहा था। कमल के चबूतरे में छोटे छोटे छेदों से एक छोटी सी फ्लोरोसेंट रोशनी निकल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि ये प्रकाश कमल के बीजों से आ रहा था, जो एकत्रित हुई शुद्धतम अग्नि जैसी ऊर्जा से बने थे। हरे रंग के कमल के निचले हिस्से में एक बहुत ही संकरा और लंबा तना और जड़ थी। तना और जड़ बेहद छोटे छोटे तंतुओं से ढके हुए थे। जब ये तंतु हिलते थे तो जियाओ मिंग को स्पष्ट रूप से इसका लालच महसूस हो रहा था, जो अनियंत्रित रूप से आसपास की जंगल की आग जैसी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। ये हरे रंग का कमल इस अंतहीन मैग्मा में बस लटका हुआ था। यह विशाल महासागर में एक लिक्विड की तरह था, जो हर जगह घूम रहा था। यदि दो सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प ने नेतृत्व नहीं किया होता और जियो मिंग के कौशल से भले ही इसमें 10 दिन या आधा महीना लग जाता, तो इतने बड़े क्षेत्र में अपेक्षाकृत छोटा हरा कमल का फूल ढूंढना संभव नहीं होता। मैं ये भी नहीं जानता कि मेडुसा ने इस स्वर्गीय ज्वाला को मूल रूप से कैसे ढूंढा। कुछ देर बुदबुदाने के बाद जियाओ मिंग ने सावधानीपूर्वक हरे कमल की जड़ों और स्पर्शकों से बचते हुए उसके ऊपर पहुंच गया। छोटे कमल के मंच के बीच में मुट्ठी के आकार का एक छेद था और उस छेद में हरे रंग की ज्वाला जल रही थी।
मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C148 हाई बोडोंग से फिर मिलिए। अध्याय 148 हाई बोडोंग से फिर मिले। ये सुनिश्चित करने के बाद कि ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जियो मिंग ने इसे सीधे लेने की जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक छोटा जेड चाकू निकाला और कमल के मंच के उस भाग पर निशाना साधा जो जड़ से जुड़ा था, और उसे अपने हाथ से गिरा दिया। तुरंत ही वह हरा कमल, जो किसी कलाकृति के समान सुंदर था, नीचे गिर पड़ा। कमल के मंच से चले जाने के बाद उसके चारों ओर का हरा प्रकाश छोटा होता गया। हरे कमल को गिरते देख जियाओ मिंग की हथेली उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, फिर उसे तैरने दिया और अपने सामने घूमने लगी। उसकी नज़र उस पर घूम गई, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। ये हरा कमल वास्तव में एक खजाना है। हरे कमल की मूल ज्वाला में स्वर्गीय ज्वाला की हिंसक प्रकृति नहीं है। इस ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम ने इतने लंबे समय तक पृथ्वी से इतनी ऊर्जा अवशोषित की है। इसमें मेरे लिए डू सम्राट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है, और मुझे आश्चर्य है कि यह मुझे कितने और सितारों तक आगे बढ़ने की अनुमति देगा। थोड़ा सा सांस छोड़ते हुए, अपने दिल में खुशी को दबाते हुए, जियाओ मिंग ने हरे कमल को पकड़ लिया और दूरी पर 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प को इशारा किया, फिर पीछे से उसका पीछा किया और जिस रास्ते से वे पहले आए थे वहां से जल्दी से वापस आ गया। ... युवा मास्टर जल्द ही बाहर आएंगे। गलियारे के प्रवेश द्वार पर किंगलिन ने प्रसन्न भाव से मैग्मा झील की शांत सतह को देखा। प्लॉप। इससे पहले कि किंगलिन की आवाज खत्म होती, पानी के टूटने की आवाज अंतरिक्ष के बीच में गूंज उठी। वे तीनों मैग्मा में देखने के लिए दौड़े तो देखा कि जियाओ मिंग की आकृति आग की लपटों में घिरी हुई थी। एक चमक के साथ जियाओ मिंग तीनों के सामने प्रकट हुआ। उसके हाथ में अभी भी हरा कमल था। आप वापस आ गए युवा मास्टर। क्या ये स्वर्गीय ज्वाला है? जियान और अन्य लड़कियों की निगाहें जियाओ मिंग के हाथ में हरे कमल की ओर आकर्षित हुई, विशेष रूप से जियाओ यीजियान की ओर, जिसके शरीर के लिए 3 प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला की आवश्यकता थी। पहले तो ये स्थिति बहुत कठिन थी, लेकिन अब ये कोई समस्या नहीं लगती। इसके लिए केवल 7वीं श्रेणी के स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के मॉन्स्टर कोर की आवश्यकता थी। इस स्वर्गीय ज्वाला को ग्रीन लोड स्कोर ज्वाला कहा जाता है। ये स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 19वीं है। इसके साथ मैं डू सम्राट तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। जियो मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बधाई हो युवा मास्टर। किंगलिन ने ये सुना और जल्दी से उन्हें बधाई देने के लिए आगे बढ़ा। दूसरी ओर उसके बगल में जियान थोड़ा असहाय था, ये सोचकर कि जब वे पहली बार मिले थे तो जियाओ मिंग उससे भी छोटा था और उसका साधना स्तर भी उससे कम था। यह अप्रत्याशित था कि कुछ ही वर्षों में जियाओ मिंग बहुत बड़ा हो गया था। उसका लंबा होना ठीक था, लेकिन उसकी ताकत भी उससे बेहतर थी, और अब वह डू सम्राट तक पहुंचने वाला था जिसके लिए वह तरस रही थी। डू सम्राट तक पहुंचने में आमतौर पर काफी समय लगता है। इस बार स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करके जियो मिंग की सफलता का लाभ उठाते हुए शायद मैं औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश में बाहर जा सकता हूँ। फिर जड़ी बूटियां सभी मेरी होंगी। हे। बाद में जब वह बाहर जाएगी तो उसे जो औषधीय जड़ी बूटियां मिलेंगी उनके बारे में सोचते हुए जियान जोर जोर से हंसने लगी। जियान को अकेले हंसते हुए एक और शरारत की योजना बनाते हुए देखकर जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया और जियो यीजियान और किंगलिन से कहा, ठीक है, इस बार स्वर्गीय ज्वाला सफलतापूर्वक मिल गई है। ये स्थान अविश्वसनीय रूप से गर्म है। चलो पहले बाहर चलते हैं, वापस जाकर सामान पैक करते हैं, फिर हम डेजर्ट सिटी छोड़ देंगे। ऐसा कहने के बाद जियाओ मिंग हरे कमल को गलियारे की ओर ले गया। जियो मिंग को देखते हुए, जो पीछे मुड़कर चला गया था, जियान अपने होश में वापस आए और उसका एक हाथ पकड़ते हुए उसके पीछे भागी। इस बीच किंगलिन ने जल्दी से मैग्मा झील में सीटी बजाए और तुरंत झील में मौजूद 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प के माथे के ऊपर एक हरे रंग की चमक उभरी, और कुछ ही क्षणों बाद विशाल शरीर तेजी से सिकुड़ गया और हरे रंग की रोशनी में बदल गया और किंगलिन की आस्तीन की ओर उड़ गया। अपनी आस्तीन को सहलाते हुए किंगलिन के छोटे से चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने धीरे से कहा, भविष्य में परेशानी मत पैदा करना, नहीं तो यंग मास्टर नाराज हो जाएंगे और मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। हिस। हल्की सी फुफकार में असंतोष की झलक थी। 2 सिर वाला ज्वाला आत्मा सर्प अपने स्वामी के पक्षपात से संतुष्ट नहीं लग रहा था। ही अपने छोटे से मुंह को ढकते हुए और धीरे से हंसते हुए किंगलिन ने अपने छोटे हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा, फिर छोटी छोटी छलांग लगाए और जियो यीजियान के साथ, जो उसका इंतजार कर रहा था, जियो मिंग का पीछा करने के लिए भाग गया।
वे चारों धीरे धीरे गलियारे के अंधेरे में गायब हो गए। रेगिस्तानी शहर। दुकान के अंदर एक चांदनी पत्थर चमकती हुई रोशनी बिखेर रहा था, जिससे दुकान काफी रोशन थी। यह अब भी पहले की तरह ही सुसज्जित था। पिछली लड़ाई में हुई क्षति की पूरी तरह से मरम्मत कर दी गई थी और नक्शों से भरे काउंटर के पीछे बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर झुकाया और ध्यान से अपने हाथों में नक्शा बनाया। अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज ने हाई बोडोन का ध्यान आकर्षित किया। चरम राहत। कमरे का दरवाजा खुला और कुछ आकृतियां अंदर आईं। जो लोग आए थे वे कोई और नहीं बल्कि जियाओ मिंग और लड़कियां थीं। यह आप हैं। कैसा रहा? क्या आपको वह औषधीय जड़ी बूटी मिल गई है जिसकी मुझे जरूरत है? आगंतुकों को देखकर हाई बोडोन बहुत खुश हुआ। हाई बोडोन की नज़र जियाओ मिंग और लड़कियों पर पड़ी और अंततः जियाओ मिंग के बगल में ग्रीन लोड्स पर टिक गई। क्या ये कोई स्वर्गीय ज्वाला हो सकती है? उसके दिल में एक विचार तेजी से कौंधा, जिससे हाई बोडोन के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी और उसने एक बार फिर जियो मिंग को जो नजर दी वह अकथनीय भावनाओं से भरी हुई थी। यहाँ ये रेत धतूरा है जिसकी आपको जरूरत है। इस आइटम के लिए मैंने दूसरी तरफ से एक डू सम्राट को सील कर दिया है और उनके साथ एक बड़ी दुश्मनी बनाई है। अपनी उंगली के एक झटके से जियाओ मिंग की हथेली में एक हल्का पीला पौधा दिखाई दिया। पौधा अजीब लग रहा था। यह इस तरह कुंडलित था जैसे कि यह एक लंबा पीला सांप हो और पौधे के शीर्ष पर सांप का उठा हुआ सिर था और सांप के सिर के ऊपर एक मुट्ठी के आकार की गांठ थोड़ी सी उभरी हुई थी और इस गांठ में ही पूरे पौधे का सार सबसे अधिक सघन था। महामहिम बर्फ सम्राट, मैं आपके लिए औषधीय सामग्री लाया हूँ, वह अवशेष मानचित्र की प्रतिलिपि। क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप उसे मुझे दे दें? दूसरी तरफ से एक डू सम्राट को सील करें। हाई बोडोंग उसके शब्दों पर मुस्कुराया। उसे ऐसा नहीं लगा कि दूसरा पक्ष झूठ बोल रहा है, बल्कि उसे लगा कि जियो मिंग उसे इन शब्दों के साथ चेतावनी दे रहा था। इसके बारे में सोचने के बाद हाई बोडोंग एक तरफ के दरवाजे की ओर चला गया और कुछ ही क्षण बाद वापस लौट आया। उसके हाथ में नक्शे का एक टुकड़ा था। मास्टर जियाओ मिंग, ये वह नक्शा है जिसकी आपको अब जरूरत है, गोली के बारे में। हे, हाई बोडोंग ने अपनी उंगलियां आपस में रगड़ी और घबराहट से मुस्कुराया। हाई बोडोंग के हाथ से नक्शा प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी जांच करने के बाद कि यह असली है, जियो मिंग संतुष्ट हो गया और उसे अपनी भंडारण रिंग में रख दिया। चूंकि मैंने पहले ही आपको गोली को परिष्कृत करने में मदद करने का वादा किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। हालांकि इस मामले को थोड़ा विलंबित करना होगा। उसके शब्दों से हाई बोडोंग का चेहरा जम गया। हाई बोडोंग को देखते हुए, जिसका चेहरा सख्त हो गया था, जियो मिंग ने अपने हाथ में हरे कमल की ओर इशारा करते हुए कहा, इस दिव्य ज्वाला को भस्म करने से पहले मुझे इसे परिष्कृत करने में आपकी मदद करनी होगी। इन शब्दों पर हाई बोडोंग का चेहरा और भी सख्त हो गया। वह समझ सकता था कि एक कीमियागर एक स्वर्गीय ज्वाला को निगल रहा है, लेकिन क्या जियाओ मिंग के पास पहले से ही एक स्वर्गीय ज्वाला नहीं थी? अब वह एक और को कैसे निगल सकता था? यद्यपि वह कीमियागर नहीं था, लेकिन हाई बोडोंग जानता था कि कीमियागर दो स्वर्गीय ज्वालाओं को नष्ट नहीं कर सकते। मास्टर जियाओ मिंग, आपके लिए दो स्वर्गीय ज्वालाओं को निगलना खतरनाक है। ये कुछ अलग है। जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं बताया। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं फट जाऊंगी और मर जाऊंगी और गोली को परिष्कृत करने में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रही हूँ। जियाओ मिंग द्वारा उजागर किए जाने पर हाई बोडोंग शर्मिंदगी से मुस्कुराया। मास्टर जियाओ मिंग मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मास्टर पहले स्वर्गीय ज्वाला को खाना चाहते हैं, फिर मेरे साथ आना चाहते हैं। जब हाई बोडोंग ने बोलना समाप्त किया तो वह साइड के दरवाजे की ओर चला गया। जियाओ मिंग ने जियान और अन्य लड़कियों को कुछ शब्द बताए, क्योंकि स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने के लिए उनके पीछे हटने में बहुत लंबा समय लग सकता था। जियाओ मिंग ने जियान और अन्य लड़कियों के लिए बहुत समय पहले ही व्यवस्था कर दी थी, अब वह बस उन्हें थोड़ा सा दोहरा रहा था। ये देखकर कि जियान और अन्य लड़कियों ने सब कुछ साफ कर लिया है, जियाओ मिंग ने हरा कमल उठाया और हाई बोडोंग के पीछे चल पड़ा। बगल के दरवाजे से अंदर जाने पर एक गलियारा दिखाई दिया। गलियारे में रोशनी थोड़ी मंद थी। वह कुछ दूर तक हाई बोडोंग का पीछा करता रहा, फिर गलियारे के पीछे एक पत्थर के कमरे के बाहर रुक गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, एक हल्की रोशनी चमक उठी। कमरा अंदर से, शायद बार बार सफाई करने की वजह से, काफी साफ और सुव्यवस्थित लग रहा था, और इसे स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने के लिए इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं थी। छोटे भाई, क्या ये जगह ठीक है? हाई बोडोंग ने मुस्कुराते हुए पूछा,
और जियाओ मिंग को सिर हिलाते हुए देखने के बाद फिर आगे कहा, चूंकि यह मामला है तो आप यहाँ पीछे हट सकते हैं छोटे भाई। इस दौरान आपको वह शांतिपूर्ण माहौल मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है और कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। हम मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए जियाओ मिंग ने हाई बोडोन को देखा जो जा रहा था और धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर अपने आत्मिक बल से कक्ष की जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई खतरा नहीं है। फिर हाथ में ग्रीन लोड्स के साथ केंद्र फ्यूटन पर चला गया और बैठ गया। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C149 सिमुलेशन भक्षण शुरू होता है। अध्याय 149 अनुकरण भक्षण शुरू होता है। हरे कमल को पकड़े हुए जियो मिंग ने तुरंत हरे कमल की कोजवाला को निगलने की कोशिश नहीं की बल्कि उसे एक तरफ रख दिया। उसके पास सिमुलेशन अवसर का उपयोग करने का समय नहीं था और ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को निगलने और तोड़ने से पहले इसका उपयोग करना बेहतर था। जियाओ मिंग ने अपने दिल में फुसफुसाया, सिम्युलेटर सिमुलेशन शुरू करो। डिंग। वर्तमान सिमुलेशन की संख्या 1 है। सिमुलेशन शुरू होता है। दिन 1 आप डेजर्ट सिटी में पहुंच चुके हैं। दिन 2 आप अपनी साधना में सुधार करने के लिए डेजर्ट सिटी में एकांत में हैं। दिन 3 आप डेजर्ट सिटी में एक मानचित्र स्टोर में एक दिन बिताते हैं। दिन 4 आप डेजर्ट सिटी में हैं। ... दिन 156 आप अपने एकांत से बाहर निकलते हैं और आपकी साधना में बहुत सुधार होता है। गुप्त कमरे का पत्थर का दरवाज़ा खोलने के बाद बूढ़ा आदमी, जिसे बर्फ सम्राट के रूप में जाना जाता है, आपकी शक्ति के नीचे थोड़ा कांपता है। एकांत से बाहर निकलने के बाद आप सियान को नहीं देखते हैं और आपको थोड़ा अजीब लगता है। दिन 157 आपने विपत्ति दूर करने वाली गोली को परिष्कृत कर लिया है। दिन 158 आपने जियाओ यी जियान को, जिसके पास शोकपूर्ण विष शरीर है, और किंगलिन को, जिसके पास ZZZ ग्रीन स्नैक फ्लावर पुतली है, उनकी साधना में निर्देश दिया। उन दोनों को देखकर जो अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए थे, आप मदद नहीं कर सके लेकिन विशेष काया के डर से चुपके से आहें भर दी। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी ने कृत्रिम शोकपूर्ण विष शरीर को परिष्कृत किया। ... दिन 165 आप जियान से मिले। दूसरे पक्ष ने आपको ये भी बताया कि उसने एक अच्छा दोस्त बना लिया है। उसी समय उसने अपनी स्टोरेज रिंग से स्नैक टोबैको और क्लाउड डेजर्ट स्पिरिट फ्रूट निकाला और आपसे उन्हें गोलियों में परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कहा। ... दिन 169 आप जियो परिवार में लौट आए और कबीले में सभी ने आपका खुशी से स्वागत किया। दिन 170 आप पहाड़ के पीछे गर्म झरनों में स्नान कर रहे थे और एक सांप आप पर छिपकर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह पास आया आपने उसे मार दिया। दिन 171 आप वुतान शहर में घूम रहे थे और एक लड़की को अपने बेसहारा पिता के साथ भीख मांगते देखा। आपने लापरवाही से उन्हें एक सोने का सिक्का फेंक दिया। ... दिन 330 आप ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में घूम रहे हैं और एक सौदा करते हैं। एक गुप्त तकनीक का एक टुकड़ा खरीदते हैं। 9 परिवर्तन सच्ची आत्मा 1000 सोने के सिक्कों के लिए। ... दिन 460 आप अपने गुरु के संपर्कों के माध्यम से स्वीकृति आत्मा को खोजना चाहते हैं, साथ ही 7वें दर्जे के स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के राक्षस कोर को भी खोजना चाहते हैं। दिन 461 आप और उप प्रधानाध्यापक की पोती आउटर अकेडमी में टहलते हैं। ... दिन 490 आपको संयोग से पता चलता है कि ब्लैक सील सिटी के कार्टोग्राफी मंडप में शुद्धिकरण राक्षसी लोड्स फ्लेम का अवशेष मानचित्र है और आप ब्लैक सील सिटी की ओर जाते हैं। ... दिन 2490 आप एक डुवेनेरेट द्वारा छोड़ी गई गुफा में प्रवेश करते हैं। दिन 2491 आपने गुफा में बहुत से लोगों को मारा और 3D क्लास तकनीक स्क्रॉल प्राप्त किए। इंटरमीडिएट D2 तकनीक, ड्रैगन स्नैक फोर्ज बॉडी, हाई D2 तकनीक, डालुओ सील और हाई DQE विधि, फेग्यू न्यू। दिन 2492 आपने अपना रास्ता रोकने वाले 3 डू पूर्वजों को मार डाला। ... दिन 2980 आप एक कामुक दिखने वाली डुवेनेरेट महिला से मिले हैं जो आप पर मोहित हो गई है और आपका पीछा करना शुरू कर दिया है। दिन 3333 आपको राहत है कि आपने आज डुवेनेरेट महिला को नहीं देखा और लंबे समय से पहले जादुई जानवरों का एक समूह आपके दरवाजे पर आता है और आपसे 7वें स्तर की गोली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को परिष्कृत करने के लिए कहता है। ... दिन 3490 आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आप बहुत शांत हैं, झील के किनारे चाय पी रहे हैं, तभी अचानक आपको एक आभास होता है।
आपकी आत्मा में आध्यात्मिकता की एक झलक है। आपका आत्मिक क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच गया है। दिन 3650। आप सीखते हैं कि आत्मा को विकसित करने के लिए कहीं न कहीं एक आत्मा कौशल है और आप उस ओर चल पड़ते हैं। सिमुलेशन का अंत। प्रतिभाओं का चयन किया जा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध एक स्वर्ण सिक्का, स्वीकृति आत्मा, प्राप्त दुखद विष शरीर। कृपया एक का चयन करें। सिम्युलेटर का पाठ एक पल में ही जियाओ मिंग के दिमाग में कौंध गया, लेकिन वह पहले ही उसे याद कर चुका था। जियो मिंग ने सिमुलेशन के पुरस्कारों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सिमुलेशन की सामग्री को याद किया और चिंतन में डूब गया। क्या शुद्धिकरण राक्षसी कमल ज्वाला का अवशेष मानचित्र कार्टोग्राफी मंडप के कब्जे में था? जियाओ मिंग के पास ब्लैक सील सिटी के कार्टोग्राफी मंडप से कुछ प्रिंटआउट थे। एक बार जब उन्होंने कार्टोग्राफी मंडप में नेदर पॉइजन फ्लेम के अवशेष मानचित्र को प्राप्त कर लिया था और बाकी को सिम्युलेटर की मदद से प्राप्त किया गया था। कार्टोग्राफी मंडप में एक और स्वर्गीय ज्वाला अवशेष मानचित्र है। हे मानचित्र भंडार के लिए बुरा नहीं है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए जियाओ मिंग को कुछ और याद आया। सिम्युलेटर ने जो कुछ बताया उससे ये देखा जा सकता था कि आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत कठिन था। इस अनुकरण में आत्मिक क्षेत्र में उसकी उन्नति पूरी तरह से एपिफनी पर निर्भर थी। उसका आत्मिक क्षेत्र बहुत पहले ही नश्वर क्षेत्र की महान पूर्णता तक पहुंच चुका था, लेकिन नश्वर क्षेत्र से आत्मिक क्षेत्र तक की बाधा ने उसे 10 साल से भी अधिक समय तक सीधे रोक रखा था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि इस बाधा को तोड़ना कितना कठिन था। पिछले सिमुलेशनों में उनके आत्मा क्षेत्र का बहुत कम उल्लेख किया गया था। एक समय उसके लिए ये जानना कठिन था कि आत्मिक क्षेत्र को कैसे तोड़ा जाए, और अब जब उसे यह बात समझ में आ गई तो वह भी आत्मज्ञान के माध्यम से, जिसके कारण जियो मिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अफसोस, अगर आत्मा कौशल के साथ उस स्थान का केवल सटीक स्थान दिखाया गया था, तो इस तरह स्थान जानने से मैं जान सकता था कि क्या उस स्थान में वास्तव में आत्मा कौशल है, और शायद मैं इसे अनुकरण कर सकता हूं और इसे प्राप्त कर सकता हूं। दुर्भाग्य से बाद में सिम्युलेटर जीवन का अनुकरण करता है। विचलन जितना अधिक होता है, लेकिन अगर मैं यह मौका चूक जाता हूं तो मुझे नहीं पता कि अगला कब होगा। अपना सिर हिलाते हुए जियाओ मिंग ने इस पर और अधिक विचार नहीं किया, बल्कि 3 विकल्पों पर विचार किया। एक सोने का सिक्का निश्चित रूप से ऐसी चीज थी जिसे सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया था। स्वाभाविक रूप से विकल्प स्वीकार्य आत्मा और उपार्जित दुखद विष शरीर के बीच चयन करने का था। अर्जित दुखद विष शरीर शाओई जियान के जन्मजात दुखद विष शरीर से भिन्न था, जिसमें वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं थी। इसके बजाय अर्जित शरीर की शक्ति एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने के बाद मूल रूप से बढ़ाई नहीं जा सकती थी, और इसके अलावा इसकी वृद्धि दर की तुलना शाओई जियान के जन्मजात दुखद विष शरीर से नहीं की जा सकती थी। अर्जित दुखद विष शरीर के स्वामी बिंग हे अपने संपूर्ण जीवन में साधना करने के बाद केवल 4 सितारा डू वेनेरेट थे। फिर भी ये काया फायदे के बिना नहीं है। उदाहरण के लिए, यह अर्जित काया फट नहीं जाएगी और अन्य लोगों के लिए इसका उपयोग करना काफी अच्छा होगा, लेकिन खुद के लिए जियो मिंग को बहुत दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए एक पल सोचने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, सिम्युलेटर, मैं स्वीकृति आत्मा को चुनता हूँ। यद्यपि स्वीकृति आत्मा किसी विशेष काया जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी ये एक खजाना था जिसे खोजना बहुत कठिन था और इसे प्राप्त करना बुरा नहीं था। जैसे ही जियो मिंग की आवाज गिरी, उसके सामने शून्य से अचानक एक हल्की ग्रे रोशनी आई। ग्रे रोशनी धीरे धीरे नीचे गिरने से पहले थोड़ी देर के लिए हवा में तैरती रही। जियो मिंग ने तुरंत उसे पकड़ लिया और प्रकाश फैल गया, जिससे अंदर क्या छिपा था वो प्रकट हो गया। यह एक ग्रे रंग का पत्थर था जो अंगूठे के आकार का था। ये पत्थर जैड की तरह चिकना था और इसमें जरा सी भी खामी नहीं थी। पत्थर के बीच में एक हल्की नीली चमक थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, बिल्कुल एक छोटे कीड़े की तरह जिसमें जीवन शक्ति थी। इस स्वीकृति आत्मा के स्वरूप पर उत्सुकतापूर्वक दृष्टि डालने के बाद जियाओ मिंग की रुचि कम होने पर उसने इसे अपने भंडारण रिंग में रख लिया। इस बारे में बात करते हुए शाही राजधानी में अनुकरण के बाद उन्होंने कुछ चीजें हासिल की थीं, लेकिन केवल 2 चीजें जो उनके लिए अच्छी मानी गईं, वे थी 2 7वें स्तर की गोली की रेसिपी, कोरक्वेंटिन बॉडी मिल्क की एक बोतल, और यह स्वीकृति आत्मा। स्वीकृति आत्मा को अपनी भंडारण अंगूठी में रखने के बाद जियो मिंग ने अपनी दृष्टि हरे कमल पर डाली। वह उठकर हरे कमल के पास गया। उसकी नज़र छोटे कमल के मंच के बीच में मुट्ठी के आकार के छेद की ओर गई, और छेद के अंदर एक हरे रंग की लौ तेज गति से जल रही थी। ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम। चलो शुरू करते हैं।
जियाओ मिंग की हथेली ग्रीन लोड्स प्लेटफॉर्म के तल पर टिकी हुई थी और उसकी आत्मिक शक्ति तेजी से उस पर बह गई और सावधानीपूर्वक पूरे ग्रीन लोड्स प्लेटफॉर्म को ग्रीन लोड्स कोर ज्वाला से अलग कर दिया। ग्रीन लोड्स प्लेटफॉर्म की बेड़ियों के बिना अत्यंत छोटी हरी लौ अचानक कई गुना बढ़ गई और बस एक पल में हरी लौ आग की एक गेंद में बदल गई जो हवा में लटकी हुई थी। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C-150 एकांत से उभरना। अध्याय 150 एकांत से उभरना। आग की लपटों के फूटने का इंतजार किए बिना जियो मिंग, जिसे लंबे समय से स्वर्गीय लपटों को भस्म करने का अनुभव था, ने अपनी पूरी दाहिनी हथेली को लाल लपटों से ढक लिया और इसे थोड़ा खोल दिया और हवा में हरे कमल को लौ को उठा लिया। जब उसकी हथेली दोबारा खुली तो उसकी हथेली में हरे रंग का मैग्मा जैसा तरल पदार्थ का धागा मुड़ गया। हरे रंग के मैग्मा का ये धागा, जो भयानक तापमान उत्सर्जित करता था, स्वाभाविक रूप से ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम का बीज था। जिस गति से जियाओ मिंग ने ये किया वह इतनी तेज थी कि जिसने भी इसे देखा वह कुछ ऐसा कहेगा, कितना अनुभवी। अपनी हथेली में ज्वाला को देखते हुए जियाओ मिंग ने पलकें झपकाईं। यद्यपि इस ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम में कोई आध्यात्मिक बुद्धि नहीं थी, लेकिन इसमें फॉलन हॉट फ्लेम और 10,000 बीस्ट फ्लेम की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा थी, जिसे उसने निगल लिया था, जो दोनों केवल अंकुर थे। आध्यात्मिक बुद्धि के जन्म के बिना, भले ही उसमें अधिक ऊर्जा हो, वह बेकार है और केवल मेरे द्वारा परिष्कृत और अवशोषित होने पर ही वह स्वयं को समर्पित कर सकती है। जियाओ मिंग के अतुलनीय रूप से सुंदर चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी जब वह फ्यूटन के ऊपर वापस बैठ गया। बीज को पकड़े हुए उसके हाथ की हथेली धीरे धीरे ऊपर उठी और एक पल के विराम के बाद उसने उसे जोर से अपने खुले मुंह की ओर फेंक दिया। उसी समय उसका शरीर जोर से कांपने लगा, मानो बिजली गिर गई हो, और उसका चेहरा, जो स्वस्थ गुलाबी रंगत वाला था, अचानक पीला पड़ गया। जियाओ मिंग की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसका मन धीरे धीरे उसके शरीर में डूब गया, जिससे वह अपने शरीर से आ रही जलन को सहने के लिए मजबूर हो गया। जैसे ही उसका मन उसके शरीर में डूबा, जियाओ मिंग के दिमाग में एक अस्पष्ट संवेदी इंटरफेस दिखाई दिया। उसके शरीर के अंदर कई मेरिडियन में हरा मैग्मा, जो पहले उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था, पहले से ही हरे रंग की लपटों की छोटी छोटी लपटों में बदल चुका था, जिसमें भयानक ऊर्जा थी और जो उसके मेरिडियन के माध्यम से बेतरतीब ढंग से घूम रही थी, जो एक पल में अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर नष्ट कर देना चाहती थी। सौभाग्य से जियाओ मिंग के शरीर के अंदर उसकी मेरिडियन की रक्षा के लिए अन्य लपटें थीं, इसलिए फिलहाल उसे कुछ नहीं हुआ। बेशक अगर उसने इस स्थिति को जारी रहने दिया और आग की लपटें टकराती रहीं, तो देर सवेर उसका शरीर जल जाएगा। जियाओ मिंग ने देर नहीं की और जैसे ही उसका मन चला, उसके भीतर की आत्मा उसके शरीर में बहने लगी और हरे रंग की लपटों की सभी लपटों को अवशोषित कर लिया, जो हरे मैग्मा से अलग हो गई थी। ठीक उसी तरह जैसे 10,000 जानवरों की ज्वाला और पतित हृदय की ज्वाला, वे पृथक स्वर्गीय ज्वाला स्रोत आत्मा का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। 10 मिनट के बाद जियाओ मिंग के शरीर में स्वर्गीय ज्वाला का स्रोत नष्ट हो गया। जियाओ मिंग के शरीर के अंदर की आत्मा भी हरे रंग में बदल गई। ये संकेत था कि ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम स्रोत अभी तक पचा नहीं था। एक विचार के साथ आत्मा उस स्थान पर वापस लौट गई जहां वह पहले थी, और जियो मिंग ने भी आत्मा को स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए अपनी क्यूई विधि को निष्पादित करना शुरू कर दिया। लंबे समय के बाद जियाओ मिंग के शरीर के अंदर की आत्मा ने अपना शुद्ध सफेद रंग वापस पा लिया। एक हल्के कंपन के साथ शुद्ध डूबी हुई धीरे धीरे उसके अंदर से बाहर निकलती रही और जियाओ मिंग की मध्याह्न रेखाओं की ओर एकत्रित हो गई। जैसे ही जियाओ मिंग का दिमाग चला, एक अदृश्य ज्वाला अचानक बिना किसी चेतावनी के आत्मा के पास प्रकट हुई, और यह ज्वाला कोई और नहीं बल्कि पतित हृदय ज्वाला थी। पतित हृदय ज्वाला के प्रकट होने के बाद आत्मा द्वारा छोड़ी गई सभी शुद्ध डूक्यूई को पतित हृदय ज्वाला द्वारा शांत कर दिया गया, इससे पहले कि वह जियाओ मिंग के मध्य रेखाओं में परिवर्तित हो सके। पतित हृदय ज्वाला द्वारा प्रज्वलित शुद्ध डूक्यूई की मात्रा कम हो गई, लेकिन गुणवत्ता में वृद्धि हुई, और जब ये श्याओ मिंग की मध्याह्न रेखाओं में विलीन हो गई, तो इसने श्याओ मिंग की डूक्यूई को अस्थिर नहीं बनाया। डूक्यूई को बाहर निकालने, उसे पकाने और अवशोषित करने की नीरस निरंतर पुनरावृत्ति में समय बीतता गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जियाओ मिंग की आभा धीरे धीरे मजबूत होती गई। गुप्त कमरे में 5 महीने से बंद 2 आंखें हल्की कंपन के साथ धीरे धीरे खुल गईं। अंधेरे में काली आंखें रात के आकाश में चमकती बिजली की तरह चमक रही थीं, और इस समय
अंधेरे कमरे के अंदर हवा भी एक हल्की चटकने की आवाज कर रही थी। इन आंखों के खुलते ही एक राजसी आभा, जो लंबे समय से शांत थी, अंततः एक जागृत सिंह की तरह अपना सिर उठाया और कमरे में आकाश की ओर दौड़ पड़ी। एक शक्तिशाली गड़गड़ाहट ने डेजर्ट सिटी के आकाश और धरती को हिला दिया। यह आभा इतनी जबरदस्त थी कि इसने डेजर्ट सिटी के कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि क्योंकि यह आभा बहुत डरावनी थी, कोई भी इसकी जांच करने नहीं आया। उन्होंने बस अपना ध्यान मानचित्र भंडार की ओर लगाया जहां हाई बोडोन था। अंततः इस राजसी आभा के नीचे, जो पहले से कई गुना अधिक प्रबल थी, पूरा कमरा थोड़ा सा कांप उठा और जिस फूटन पर युवक बैठा था वहां से एक मकड़ी के जाले जैसी दरार फैल गई, जो अंततः अंधेरे कमरे के सभी कोनों तक फैल गई। इन दरारों के कारण कमरा हल्का हल्का हिलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी भी क्षण ढह जाएगा। जिस फूटन पर जियोमिंग बैठा था उसमें अचानक एक हल्की सी आवाज गूंजी और फिर एक छोटी सी दरार अचानक दिखाई दी और अंत में एक धीमी आवाज के साथ फूटन धूल में बदल गया। नीचे का फर्श भी नहीं बचा, फर्श का 1 फुट हिस्सा धूल में बदल गया। उस पर बैठा काले वस्त्र पहने युवक बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी टांगें शून्य में एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी और वह बिना किसी बाहरी प्रभाव के मध्य हवा में लटका हुआ था। क्या ये एक डू सम्राट होने का एहसास है? जियाओ मिंग ने धीरे से अपने हाथ फैलाए, अपने शरीर में राजसी डू की हुई को एक पर्वतीय झरने की तरह महसूस किया और उसके मुंह के कोने से एक हल्का चाप बन गया। गुप्त तकनीकों का उपयोग करके बलपूर्वक बढ़ाई गई शक्ति के विपरीत इस क्षण उसके हृदय में एक भव्यता की भावना उमड़ पड़ी कि स्वर्ग और पृथ्वी उसकी मुट्ठी में है, जबकि उसकी आत्मिक शक्ति उसके शरीर से बिजली की गति से चारों दिशाओं में तूफान की तरह फैल गई। राजसी आत्मिक शक्ति तेजी से गुप्त कमरे से बाहर निकलकर पूरे डेजर्ट सिटी में फैल गई, लेकिन यह यही नहीं रुकी, बल्कि डेजर्ट सिटी के बाहर पूरे रेगिस्तान में फैलती रही। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति फैलती गई, जियाओ मिंग के दिमाग में अनगिनत दृश्य चमकने लगे। राजसी आत्मा शक्ति 100 मील की परिधि में फैली हुई थी, लेकिन इसकी एक निश्चित सीमा लगती थी, इसलिए जब जियो मिंग की आत्मा शक्ति एक निश्चित रेत के टीले तक पहुंच गई तो 1 और सेंटीमीटर आगे बढ़ना मुश्किल था। ये देखकर जियो मिंग का दिमाग हिल गया और जो आत्मिक शक्ति बाहर फैली थी वो तुरंत ज्वार की लहर की तरह पीछे हट गई और कुछ ही सांसों में सब कुछ उसके शरीर में वापस आ गया। जब आत्मा की शक्ति उसके शरीर में वापस आ गई तो जियो मिंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और एक लंबी सांस छोड़ी। दुर्भाग्यवश 3 सितारा डू सम्राट तक पहुंचने के बाद भी आत्मा की शक्ति में वास्तव में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। ये वास्तव में उसके मुंह से शब्द निकलने से पहले ही कच की ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि के तहत गुप्त कमरा अंततः इसे और सहन नहीं कर सका। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, तेज आवाज के साथ पूरा कमरा ढह गया और पूरा दालान धूल और धुएं से भर गया। कदम कदम कदम, तेज आवाज सुनकर दालान के बीच में 3 आकृतियां प्रकट हुई। युवा मस्त, खांसी खांसी खांसी। जैसे ही किंग लिन ने दालान में प्रवेश किया उसे वहां भरी धूल और धुएं से घुटन महसूस हुई और वह खांसी रोक नहीं सकी। वूश, अचानक गलियारे के अंदर से एक तूफानी हवा आई जिसने गलियारे में भरा सारा धुआं उड़ा दिया। उसी समय लड़कियों की आंखों में उस युवक की आकृति उभरी। उस युवक के लंबे सीधे काले बाल, तलवार के आकार की भौहें, गहरी नजर वाली साफ काली आंखें और थोड़े सिकुड़े हुए होंठ थे। उसके पूरे चेहरे पर अलग अलग विशेषताएं थीं। वो सुंदर था लेकिन अपनी मर्दाना आभा को खोए बिना। वह एक अवर्णनीय प्रभामंडल के साथ खड़ा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियाओ मिंग था। युवा मास्टर, जियो मिंग को सुरक्षित देखकर किंग लिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह जल्दी से उसकी ओर दौड़ी। जियाओ यी जियान और हाई बोडोंग भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे।